तो अगला इंट्रोडक्शन टू बीए तो हमने डिस्कस कर लिया। अगला हम पढ़ेंगे डिसीजन। आपने डिसीजन मेकिंग कोई कोर्स पढ़ा है? नो सर। चलें, वेरी गुड। स्टैटिस्टिक्स का कोर्स तो पढ़ा हुआ है ना आपने? यस सर, स्टैटिस्टिक्स के तो पढ़े हुए हैं। चलें, परफेक्ट है। तो हमारी भी डी डेफिनेशन में एक वर्ड आएगा, डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली ये मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में वर्ड बार बार आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि कितने टाइप की डिसीजन मेकिंग होती है, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, तमाम चीज़ें। स्टार्ट करें। यस सर। अब हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो मैनेजर का जो बेसिक काम होता है वो दाएं बटन डिसीजन लेना है। तो आपको पता है मैनेजमेंट में डिसीजन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? पहला डिसीजन कौन को सा है? 3 हिस्से में, नो आइडिया। स्ट्रेटेजिक हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? पढ़ाया तो जाता है मैनेजमेंट के अंदर। टैक्टिकल हो जाता है। तीसरा क्या होता है? ऑपरेशनल होता है ना। सर याद ही नहीं है। अच्छा, 3 लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है। स्ट्रैटेजिक। ठीक है। और आपको स्क्रीन दिख रही है ना? क्योंकि मुझे भी चैट नहीं नहीं दिख सर, रही। मैं भी यही बोल। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नो सर। अच्छा, मैंने भी टाइप किया था। अब दिखा? यस सर। ओके करो। ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पर टाइप कर दिया है। ठीक है। तो 3 लेवल दिए जाते हैं डिसीजन। कौन कौन से लेवल के डिसीजन होते हैं बताएं, पढ़ें। स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। फ़र्क क्या है तीनों में? आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का कोर्स पढ़ेगा होगा। स्ट्रेटेजिक वर्ड से मतलब क्या लेते हैं हम नॉर्मली? जहाँ भी स्ट्रेटेजिक का वर्ड आता है तो हमारे ब्रेन में क्या बात आ जाती है? सर विजन और मिशन बना रहे होते हैं, हाँ, तो लाइक विजन, फॉर। नहीं नहीं, विजन और मिशन वो तो अलग बहस है ना कि विजन और मिशन का फ़र्क क्या है। ये तो आपको पता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन हायर लेवल के एग्जेक्टिव्स लेते हैं, उनका डोमेन होता है, ये तो पता होगा आपको। जी। इसके अलावा ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है ना। जी। लॉन्ग टर्म से क्या मतलब होता है? जब भी मैं एक चीज़ लॉन्ग टर्म कहता हूँ, जैसे उसामा साहब ने सही आंसर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो मतलब होता है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल को हम लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है। कोई 10 साल कहेगा, कोई 4 साल कहेगा। तो नॉर्मली जो लिटरेचर में दिया जाता है 3 साल, 5 साल। तो एवरेज हम ये ले लेते हैं, 5 साल को लेके चलते हैं। ठीक है। तो इन इन डिसीजन में क्या डिसाइड होता है? सर कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ठीक किस है, तरीके से परफेक्ट है। ओवरऑल गोल्स कंसिडर किया जाता है। ठीक है। आप आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि कंपनी की डायरेक्शन डिसाइड करता है, तय करता है कि कंपनी किस डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है। यस ये सर। तो हाई लेवल हो गया। अच्छा, दूसरा क्या? टेक्टिकल। इसमें कौन सी लेवल की मैनेजमेंट आएगी? मिड लेवल की मैनेजमेंट आएगी। ठीक है। यस सर। इसका 3 से 5 साल था, इसका क्या होगा? 6 मंथ to 1 year। हम्म। और इसका पर्पस क्या होता है? कि कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी सर को जिस। फॉलो करते अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकें। और जो जी सर। डेली बेसिस के काम होते हैं, डे टू डे बेसिस के, वो किस में आ जाएंगे? ऑपरेशनल में। जी। अच्छा, कस्टमर से सबसे ज़्यादा करीब कौन होता है? सर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि ऑपरेशनल जी। ऑपरेशनल पे आ अगर जाता आप बैंक में जाते तो बैंक के जितने भी टेलर्स हैं जो काउंटर की दूसरी साइड पर खड़े होते हैं। ठीक है। अब मसला सारा घूम फिर के ये, जब हम बीए की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिसीजन का वर्ड यूज होगा, डिसीजन मेकिंग का वर्ड यूज होगा। जब हम आगे फ्यूचर में कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो बार बार ये तीनों वर्ड यूज होंगे कि ये जो मॉडल है वो इस लेवल के लिए है, ये जो मॉडल है वो टेक्टिकल लेवल के लिए, ये जो मॉडल है ऑपरेशनल लेवल के लिए है। तो ये सब मैंने इसलिए रिवाइज कर दिया ताकि फ्यूचर में जब हम ये वर्ड यूज़ करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो रही हो। जैसे हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव, तो मैं कहूँ डिस्क्रिप्टिव हम ऑपरेशनल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम टेक्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव, बात समझ रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो फिर मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ेगा कौन सा मॉडल किस लेवल के लिए है। तो ये तीनों लेवल्स का पता होना ज़रूरी है। जी सर। ये तीनों समझ में आ गए या मैं डिटेल में जाऊँ? एक एग्जाम्पल कर लें, एग्जाम्पल से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जी सर। एक ईलो ईलो नाम की कंपनी है, जानते हैं आप? उसका मॉडल पता है?
ऑनलाइन शॉपिंग वाला, सर ये जो लेफ्ट ओवर होता है, सर एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर के नाम से बनाया गया है कि जो आपको पता है जब भी हम कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अगर एक धागा एक रेशा भी निकला हुआ है तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 में। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा चल गई है, ऑनलाइन है, उसका कोई स्टोर नहीं है, पता होगा है, जिसको पता है उसको इस बात का पता होगा। ठीक है, तो माने एक गारमेंट की बहुत बड़ी ई स्टोर है। ठीक है, अब वो डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने मॉल्स में आना है, हमें शहरों में अपने आउटलेट ओपन करने चाहिए। क्या ख्याल है आपका, किस लेवल का डिसीजन है ये? सर स्ट्रैटेजिक। जी, ये स्ट्रैटेजिक इसलिए है क्योंकि फर्म को नई डायरेक्शन दे रहा है। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं अगले लेवल पे, यस मिड सर। मिड लेवल के डिसीजन कहाँ होते हैं? मिड लेवल के डिसीजन सर कंपनी की डे टू डे ना ना, डिपार्टमेंटल इन बेसिस तीनों में कहाँ होते हैं? वो तो ऑपरेशनल था ना, डे टू डे वाला। पे। फर्स्ट टैक्टिकल। प्रैक्टिकल में होते हैं, परफेक्ट हो गया। इस एग्जाम्पल में मिड लेवल के मैनेजर क्या करेंगे? उनको काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितने स्टोर्स ओपन करने चाहिए, ये सवाल माइंड में आएगा नहीं आएगा? यस सर। कहाँ कहाँ ओपन करने चाहिए, ये सवाल आएगा नहीं आएगा? जी सर। उन स्टोर की इन्वेंट्री को सपोर्ट करने के लिए कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहिए, ये आएगा नहीं आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल। सेंटर समझते हैं? यस सर। समझाएं जरा मुझे फिर। और क्या सर नाम जिस सुना है? तरीके से चले पहले बेकरी की एग्जांपल पे आते हैं, फिर ईलो पे वापस आ जाएंगे। बेकरी समझते हैं? जी सर। जैसे कोई एक बेकरी है, मान लें आप दिल पसंद की बात कर लें, यूनाइटेड की बात कर लें, तो उनके सेलिंग पॉइंट 5-6 है, पर बेकरी एक है। एक बलोच आइसक्रीम नाम का छोटा सा ब्रांड है, मेरा एक स्टूडेंट है सुफा का, बलोच आइसक्रीम का नाम सुना हो आपने? सर फिर से बताइएगा। बलोच आइसक्रीम का नाम सुना है? यूनाइटेड बेकरी का नो नाम सर। सुना हो? आइसबर्ग आइसक्रीम का नाम सुना हो? कोई भी नाम नहीं सुना यस होगा। सर। जी जी। तब जी होता जी। क्या है, जैसे बलोच आइसक्रीम के 8 से 10 जगह आउटलेट है, लेकिन वहाँ पे आइसक्रीम बन नहीं रही। आइसक्रीम एक जगह बनती है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर स्टोर पे आके सेल होती है। तो बेकरीज का हम्म। मॉडल क्या है? जिसको आप फैक्ट्री कहते हैं, जिसको वो कारखाना कहते हैं, आम जबान में भट्टी कहा जाता है। एक जगह माल बन रहा होता है, बाकी जो 10 स्टोर है वो सेलिंग पॉइंट है, वहाँ पे सिर्फ बिक रहा है, वहाँ पे बन नहीं रहा। तो वो जो सेलिंग पॉइंट है वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी बेच दो। जैसे बलोच आइसक्रीम वाला क्या कहेगा, पेशावरी फ्लेवर इतना बेच दो, पिस्ता फ्लेवर इतना बेच दो। हर आउटलेट की अपनी सेल्स है, हर आउटलेट की अपनी मार्केट है, कहीं पे कोई फ्लेवर ज़्यादा होगा, कहीं पे कोई फ्लेवर ज़्यादा होगा। ये बात समझ रहे हैं आप? अगर आप इसकी जी डिटेल सर। में जाए ना तो बड़े मज़े की फाइंडिंग्स हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की थी, तो जो हब की साइड पे बलोच आइसक्रीम है, तो अक्सर लोग कहते हैं हम वहाँ से आइसक्रीम खाते हैं, वहाँ पे टेस्ट कुछ और है, यहाँ पे टेस्ट कुछ और है। तो दूसरे वाला क्या कहता है? हम्म। दूसरे वाला आपसे कहता है कि भाई सेम आउटलेट से बन रहा है, टेस्ट अलग अलग कैसे हो सकता है? फर्क ये है कि जो मिल्क बेस्ड आइसक्रीम होती है इनका 24 घंटे में टेस्ट बदल जाता है। जो सदर में आउटलेट है, जो बोर्ड बेसन में आउटलेट है, वहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा है, हर रोज़ इन्वेंट्री आती है। तो फ्रेश इन्वेंट्री होती है, उसका टेस्ट कुछ और होगा। जो हब है, जो कराची से दूर है, वहाँ पे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 5 या 6 दिन में एक दफ़ा इन्वेंट्री जाती है। तो ज़ाहिर बात है 24 घंटे बाद टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? तो जब ये आउटलेट बनते हैं ना, तो आउटलेट में इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है हमें चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगा, कितने दिनों में कर पाएगा। ये सारी बात समझ में आती है आपको? यस सर। मिसाल के तौर पे मेरा एक जनरल स्टोर है, बिस्किट्स आने हैं, और जो कंपनी है ईबीएच की, वो कहता है कि हम हफ्ते में एक विजिट कर सकते हैं। और अगर मेरे दिन में 10 सुपर के पैकेट सेल होते हैं तो मुझे 70 लेने पड़ेंगे, यस सर। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज ख़त्म हो गए तो 6 दिन तक ये नहीं आएगा। हर रोज़ 10 पैकेट जा रहे हैं, इसने 7 दिन के बाद विजिट करना है। तो मुझे ये भी अगली बहस है, क्या वो 70 पैकेट रखने की जगह है मेरे पास? क्या मेरे पास वेयर हाउस है? फिर मुझे देखना पड़ता है डेली विजिट हो रहा है, वीकली विजिट हो रहा है, हर 3 दिन के बाद विजिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितना दूर है, हमारी नीड पूरी कर पाएगा। ये सारे डिसीजन कौन कर रहा होगा? मैंने हाईलाइट कर दिया आपके खाते। प्रैक्टिकल। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, आपको समझ में आ रहा है या मैं और डिटेल में जाऊं? ये जाने की नीड नहीं है। नहीं सर जरूरत नहीं आएगा। बाकी चैट पे बेसिक बताएं मैनेजमेंट मुझे। है।
चलें ईलो पे वापस आ जाते हैं। तो पे ये जो सेंटर वाले थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कितने स्टोर्स ओपन करने चाहिए, कहाँ कहाँ ओपन करने चाहिए, ये सभी ने डिसाइड कर लिया। तीसरा क्या है? Operational, day-to-day हाँ, basis. जो डे की डे बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि जो स्टोर वाले कहेंगे कि भाई कितने स्टाफ की नीड है, कितने साइज के कौन से कपड़े मंगाएं, कौन कौन से मंगवाएं, बात समझ रहे हैं? ये सारा इसमें आ जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग इन 3 हिस्से में डिवाइड की जा सकती है, किस लेवल का डिसीजन है। ठीक है, तो आगे मूव करें। Yes, sir. ठीक Sir, है, students का feedback पे कि आप थोड़ा fast जा रहे हैं. वो मैंने कमेंट पढ़ लिया था, तभी मैंने उस पर काफ़ी लंबी डिस्कशन कर ली है। टेक्निकल पे इतनी लंबी डिस्कशन मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि ये मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ये आपने मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा। मैनेजमेंट में पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही पढ़ाया जाता है। याद है स्टेप्स आपको उसके? सर एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। जो सप्लाई चेन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स नहीं पढ़ा है सर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, वो भी नहीं पढ़ा। एमबीए में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको नहीं ऑफर किया? प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के तो सर कोर्सेज हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बट वो इस सेमेस्टर हमने जो है वो ऑप्ट किया हुआ है। चलें बाकी ठीक हमने है, कोर्स नहीं चलें पढ़े डिसीजन सर। मेकिंग प्रोसेस एक दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स याद है किसी को? जी, दुआ आपने तो बीबीए किया ना, आपको तो याद होगा। डिसीजन मेकिंग Yes, स्टेप्स sir. क्या आज होते मुझे हैं? बहुत याद. हम्म, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हाँ कि आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम क्या. हाँ ठीक है, परफेक्ट है। आइडेंटिफाई क्या करते हैं? प्रॉब्लम. हाँ, आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, आप डिफाइन का वर्ड भी डाल दें, एक ही बात है। ठीक है, एक Yes. काम करता हूँ, बुलेट डाल देता हूँ ताकि इजी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सर उसके बाद आप उस पे जो भी आपको डाटा चाहिए होता है या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप नहीं, कलेक्ट करके. आप पहले क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे ना। ठीक है, आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स, यस सर, ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं. ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। फिर मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, फिर टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। सर फिर आप इवैल्यूएट करते हैं परफेक्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव्स को. एवेलुएट करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को। उसके बाद उसके बाद आप चूज करेंगे, सिलेक्ट करते हाँ कि हैं. कौन यस, सा डिसीजन लेना है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। आप एप्लीकेशन लेंगे और फिर रिव्यू करेंगे. ठीक है, ये 5 डिसीजन हो गए आपके कि आप इन बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम डिफाइन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्राइटेरिया वगैरह ये अभी मैं आपको करवाता हूँ थोड़ी डिटेल में, लेकिन इन सब के ऊपर 2-2 3-3 घंटे की मेरी अलग से वीडियोस अवेलेबल है, दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है? डिफाइन प्रॉब्लम. ये पूरी 1 घंटे की वीडियो इसी के ऊपर है कि प्रॉब्लम कहते हैं किस चीज़ को है, प्रॉब्लम का क्राइटेरिया क्या होता है। इसका ये क्या लिखा है, क्राइटेरिया सिलेक्शन। 36 मिनट की वीडियो इसी के ऊपर है कि क्राइटेरिया सिलेक्शन से मतलब क्या होता है। मैं भी आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर के अंदर, बेसिक्स बता दूंगा ताकि हमारे कोर्स में हमारा काम चलता रहे। ठीक है, जी सर. चलें 1 सेकंड रुक जाए, 28 मिनट्स हो गए हैं, या अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जी, चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा बच्चा जिसने ये चीज़ कभी भी नहीं पढ़ी, ताकि मैं उसको माइक पे ले आऊँ, ताकि उसको समझ में आ गया, फिर सबको समझ में आ जाएगा। कोई बच्चे हैंड रेज करें जो माइक पे आना चाह रहे हैं। सैयद, नहीं नहीं मोहसन साहब, आप तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं आया पहले? बट सर ये चीज़ें पढ़ी नहीं है सर। फिर भी आपके अलावा भी 38 बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी। यस सर, यस। कोई बच्चा जो माइक पे आना चाह रहा हो? कोई भी नहीं आना चाह रहा? अभी मैं कोई टी कॉफ़ी की ऑफर करूँ ना, सबके हैंड रेज हो जाए। क्लास फिर से मैं पूछ लूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट जो माइक पे आना चाह रहा हो? सर मैं आ सकता हूँ, अगर मेरे पास रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा हैंड का। कोई तो बात मैं नहीं, वैसे आप ही आ आ जाएं, जाऊँ। आ जाएं, आ जाएं। आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं पता? नहीं सर पता है, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा। चलें कोई बात नहीं है, चलें स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ पर छोटी सी है, वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो छोटा टॉपिक है पहले उसको डिस्कस कर लें।
डिसीजन की वैसी अप्रोचेस क्या होती है नॉर्मली? पहली अप्रोच जो दी जाती है वो ट्रेडिशन दी जाती है। ट्रेडिशन का मतलब क्या है? सर अवॉइड करना। ना ना ना, कैसे बातें कर रहे हैं? ट्रेडिशनली जैसे हमेशा से होती आ रही हैं, जो नॉर्मली जी, अप्रोचेस होती हैं। हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, होता है ना। हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, माने सेल्स प्रॉफिट कम हुआ भाई 2 बंदे निकाल दो, क्या वजह है भाई? हमेशा हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता आ रहा है, हमेशा यही किया जाता है। तो वो आप जो डिसीजन लेते हो किस बेस पे ले रहे होते हैं? ऐसा हमेशा होता है सर, ट्रेडिशन के बेस पे जो हाँ, नॉर्म होता है that वो ठीक है। होता है। दूसरा क्या है? गट फीलिंग। आप कहते हैं गट भाई गट फीलिंग्स हैं। अब मिसाल के तौर पर स्टॉक में बहुत कुछ होता है, स्टॉक पर ट्रेजेशन होता है भाई ऐसा होगा, अभी शेयर नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये होगा तो ऐसा होगा ही होगा, ये तो रूल है मार्केट का, हमेशा ऐसा होता आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं? तो वो ट्रेडिशन होता है। दूसरी चीज़ क्या, गट फीलिंग, कि भाई गट फीलिंग की बेस पे मैं कह रहा हूँ, मुझे फील आ रही है ऐसा होगा, इस बेस पे बेसिकली सर, डिसीजन लिया जाता नहीं लिया जाता? जी सर, जैसे इंस्टिंक्ट होती है, हाँ instinct होती अब्दुल्ला साहब थोड़ा लाउड बोलें। है। जी सर, जैसे इंस्टिंक्ट के बेसिस पे होती है, जी ठीक हाइंडसाइट है। फोरसाइट जो। जी तीसरा रूल ऑफ थंब, क्या मतलब इस बात का? सर, रूल ऑफ द थंब यानी ये इन केसेस में ऐसा ही होता है नहीं, हमेशा मिसाल से, कर जो लेते, जैसे माने कि स्टेडी मैं स्टेप एक ये होता है। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में मेरे पास 5 लोग काम करते हैं, मैंने कहा वीकेंड पे रश होता है 4 गुना होता है, तो कम से कम 20 लोग लाओ। तो मैंने एक रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है, वीक डे में 5 लोग आएंगे, वीकेंड में 20 लोग आएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर जी मेरी सेल्स समोसों की 100 होती है तो रमज़ान में इतनी होगी, ठीक है? जी, ये या मैं सर जानबूझ इवेंट के के बेसिस आपको पे शॉप होता है। देखें, नॉर्मली जो बुक में एग्जांपल्स दी होती है ना, फेसबुक की, गूगल की, अमेजोन की, रियलिस्टिक नहीं है, हमारा बच्चा कभी रिलेट नहीं कर पाता। तो कोशिश ये करेंगे कि जो जितना रियल लाइफ में चल सकते उतना रियल लाइफ में चलें। आपने नोट किया हो बहुत सारी बेकरीज ऐसी है, बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं रमजानों में यही होता है, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बनाया हुआ है। बात समझ रहे हैं? एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड यही होता है, तो बहुत सारे लोगों ने रूल ऑफ थंब बनाया होता है। रेस्टोरेंट्स में ये बहुत कॉमन है कि मंडे में इतने लोग आएंगे, सैटरडे और वीकेंड में इतने लोग आएंगे, तो हमें इतने स्टाफ वाले चाहिए। आप अगर रेस्टोरेंट की हायरिंग चेक करें तो हमने बहुत सारे लोगों को हायर किया हुआ है, महीने में 8 दिन आना है तुम्हें काम में, सिर्फ हफ्ता तो हम 8 के दिन के हिसाब से पेमेंट करेंगे, बाकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ये मॉडल यूज़ कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद क्या है? यूजिंग द रेलिवेंट डेटा अवेलेबल, क्या मतलब इस बात सर का? स्टैटिस्टिक्स हो गए जो आपके, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस की आपने बात की, तो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, लोग किस दिन ज्यादा आते हैं तो वो उस हिसाब से ही करेंगे अपनी जो प्रोडक्शन है उस सारी चीजों को। ये जो चौथा है ना, हमारा पूरा कोर्स इसके ऊपर है। ये जो चौथा लिखा ना मैंने, यूजिंग, रेलेवेंट डेटा। हाँ, हमारा पूरा का पूरा कोर्स इसी के ऊपर है कि हमने जो डिसीजन लेना है ना, वो हमें ट्रेडिशन की बेस पे लेना है, ना हमने गट फीलिंग की बेस पे लेना है, ना हमने रूल ऑफ थंब की बेस पे देना है, हमने किस बेस पे देना है? रेलेवेंट डेटा के बेसिस पे। हाँ, तो अब हमने डेटा की बेस के ऊपर ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी नहीं करेंगे, साइंटिफिक मेथड के थ्रू डिसाइड करेंगे। और कल को कोई हमसे पूछता है आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ये वाला ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं चूज़ किया, ये वाला ऑल्टरनेटिव क्यों चूज़ किया, तो हम डेटा के थ्रू सपोर्ट कर सकेंगे कि भाई ये वजह थी जिसकी वजह से हमने किया। और हमारा पूरा कोर्स इस स्टेप नंबर 4 के ऊपर है। ये बात समझ में आती है? जी बिल्कुल सर। ठीक। अब ऊपर वाली हेडिंग्स पढ़ें, डेटा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाली। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। ये स्टार्ट करें। जी सर। एक सेकंड रुकिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? चलें, तो हमने ये स्टेप्स पढ़ने थे डिसीजन मेकिंग के। पहला स्टेप क्या था?
ट्रेडिशन था सर, मैंने पढ़ा ट्रेडिशनल था, डिसीजन। नहीं वो तो हमने पढ़ लिया था, हमने प्रॉब्लम स्टेप्स पढ़े थे डिसीजन मेकिंग के। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जी ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या होता है अब ये बताएं। सर, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ना, बाकी आपने जो बताया था वो। चैट में भी आंसर बताते हैं लोग। नहीं, मेरा सवाल ये प्रॉब्लम होता क्या है। प्रॉब्लम से कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको ट्रू पोटेंशियल अचीव करने में हिंड्रेंस क्रिएट करे। गैप, सही से नहीं, मुस्कान साहब ने सही आंसर दिया। गैप, किस चीज़ का गैप भाई, ये भी बताएं किस चीज़ का गैप। एनी डिफिकल्टी प्रोसीडिंग ऑनवर्ड, इजी करें। जैसे आप कहते हैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, कब आप कहते हैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, नहीं नहीं हुसैन साहब यहाँ पे आपने गलत आंसर कर दिया। वो एरर होता है रिग्रेशन के अंदर, हम जो एरर पाते हैं वो होता है एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, वो डिफरेंट चीज़ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ समझे, अभी टॉपिक डिस्कस हो रहा है, आपने एरर का नाम सुना हुआ है ना। स्टेटिस्टिक्स जी में सर। बहुत सारे एरर होते हैं, सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है, आपने सुना होगा, फ्रेम एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है, मेजरमेंट एरर होता है। ये सब डिफरेंसेस के नाम है, लेकिन किन दो के डिफरेंसेस, ये बहस है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे जी आपने सर। पढ़ा डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, ये सैम्पलिंग एरर है। ये बात समझ, इसको फ्रेम एरर नहीं कहेंगे, इसको मेजरमेंट एरर नहीं कहेंगे। जहां भी एक वर्ड आएगा एरर का या रेजिडुअल का, इसका मतलब दो चीजों का डिफरेंस है, पर किन दो का। अब जैसे मैंने प्रॉब्लम पूछा है, प्रॉब्लम भी दो चीजों के डिफरेंस का नाम है, लेकिन जो नईम साहब ने चैट में डेफिनेशन लिखी है वो उन्होंने रिग्रेशन वाली लिख दी है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। वो डिफरेंट रेजिडुअल है। यहाँ पे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। ये बात समझ में आ रही है आपको। जी सर। कोई और बच्चा चैट में आंसर बताना चाहे। चैट में कोई एक्टिव नहीं है, कोई आंसर ही मुझे नहीं मिल पा रही। कुछ भी बोल दें, जो बीबीए वाले उनको तो आना चाहिए, बीबीए वाले तो पढ़ के आए होंगे। अलीना, क्या रिपीट करना है। प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या है, प्रॉब्लम किसे कहेंगे। सर एम्बिगिटी को। ये हार्मफुल सिचुएशन। अच्छा, इसकी मिसाल दे दें, मैं हर क्लास में देता हूँ, आपसे भी कह देता हूँ। मेरे अब्बा मुझे कहते तुम मेरे लिए प्रॉब्लम हो। अब आप जो डेफिनेशन बता रहे हो उसके अंदर इसको फिट करें। अब जैसे किंजा ने डेफिनेशन दी हार्मफुल सिचुएशन, अब ये जो मैंने आपको लाइन दी है मेरे अब्बा की, कि मेरे अब्बा कहते तुम मेरे लिए प्रॉब्लम हो, ये कैसे फिट हो रही है यहाँ पर। असलान साहब कह रहे हैं मैटर टू डील विद, ये जो मैंने आपको लाइन दी है अपनी डेफिनेशन को इसके अंदर फिट करें ना। नहीं, क्लियर करते हैं चलें। अच्छा, क्लास आपने अक्सर सुना होगा ये इसके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी बातें सुनी है ना। जी सर। क्यों, चलें इसका एक आसान तरीका याद कर लें। अच्छा, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो मेरे पास एमबीआर में भी एनरोल हो। ऐसा कोई है तो हैंड रेज करें, जो यहाँ पे बीए में भी एनरोल हो, एमबीआर में भी एनरोल हो, दो कोर्सेज में एनरोल हो। नहीं, चलें, ये मैं आज का आंसर बता दूं, उसको नोट करें, ये एक लाइन याद कर लें। अब्दुल्ला साहब पढ़ें। सर क्या पढ़ूं, ये जो नजर तो मैंने, नहीं आ रही स्क्रीन। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आपके साथ। नहीं सर, स्क्रीन तो शेयर नहीं। अच्छा रुके रुके, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, मुझे रिमाइंडर दे दें। टाइप कर रहा था मैं, शेयर स्क्रीन देखिए आपको। जी अभी तो दिख रही है सर स्क्रीन। डिफरेंस आइडियल है, देखिए। जी सर, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल। एक्चुअल क्या मतलब हो इस बात को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी डेफिनेशन के में हम सब कुछ समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है।
ठीक है सर। रिपीट करें एक दफा, क्या लिखा है मैंने? जी, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल। अच्छा, अब इस डिफरेंट बुक में ना डिफरेंट बातें लिखी हुई है। कहीं पे लिखा हुआ है एक्चुअल एंड डिजायर, तो आइडियल और डिजायर दोनों को मैं एक ही बात कर सकता हूँ। जी सर। डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड एक्चुअल कह सकता हूँ। जी कह सकते हैं। बाकी क्लास की बात समझ में आई? तो एक लाइन में आप बोलें डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल। एक्चुअल। स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? अब्दुल्ला साहब, आपका वेट कितना है? सर क्या बताऊं आपको, सच काफी है सर। बताएं। 100 वो होगा, ज्यादा ही होगा इससे सर। 110 कर दूं? कर लें सर। ठीक है। आइडियल वेट कितना है? सर आइडियल कितना होगा, 80 कर लें, कुछ 70-80 कर लें सर। एक बताए ना। चलें आप 80 कर लें आप। 80 कहते हैं। डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस तो है सर। प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है? 30 kg वेट। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। आपका आइडियल वेट था 80, आपका एक्चुअल था 110, दोनों में डिफरेंस था 30 kg। तो ये प्रॉब्लम है। आप कहते हैं एक प्रॉब्लम है, मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे वेट कम करना है। अब सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ ऑल्टरनेटिव के ऊपर कि ऑल्टरनेटिव क्या है। डाइटिंग करें, ग्रीन टी पिए, एक्सरसाइज करें, ब्लैक कॉफ़ी पिए, क्या करें? ये बात की बहस है। आगे चलते हैं अभी इस बात के ऊपर। फिलहाल हमें प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो अभी तक हमने ये बात समझी कि प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? सर आइडियल और एक्चुअल ही पढ़ा सर अभी तक। आइडियल और एक्चुअल दोनों होना चाहिए ना हमारे पास। जी जी। ये दोनों क्यों होना चाहिए हमारे पास? सर ताकि वो हमें पता चल जाए ना कि एक्चुअल गोल कितना है, वो पता चल जाए। फिगर जैसे 30 kg आपने क्योंकि बताई, अगर प्रॉब्लम ये पता चल दोनों जाए। आपके पास नहीं होगा तो आप डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो जी प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रॉब्लम साबित जी। करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा एक्चुअल और आइडियल में डिफरेंस है। ये बात समझ में सही। आती है आपको? जी अच्छा, मेरा एक्चुअल वेट है 110। ठीक है। हेलो। जी। जी मेरा एक्चुअल वेट कितना है? 110। 110। मेरा आइडियल भी 110 है। ठीक है। फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर कोई। अब इमेजिन करें आपका वेट 110 है, आपके लिए प्रॉब्लम है? जी लेकिन मेरा अनलेस भी मुझे एक सेकंड, रुके रुके रुके, मेरा वेट जी 110 है, मेरे लिए प्रॉब्लम है? नहीं, आपके लिए नहीं होगी अब क्योंकि देखें आपके दोनों लिए का तो वेट सही है। 110 है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इस लॉजिक समझ में आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल। क्योंकि आपके आइडियल और एक्चुअल में डिफरेंस है, मेरे आइडियल एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है जब तक आपको आइडियल और एक्चुअल दोनों नहीं पता, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम है या नहीं है। इसलिए हम कहते हैं किसी के लिए प्रॉब्लम है, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बात समझ में आती है? जी जी। क्लास बाकी में समझ में आया तो मैं इसको डिटेल में लेके जाऊं? अच्छा, अभी इस पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। मिसाल के तौर पे मैं आइडियल चेंज कर दूं, एक्चुअल चेंज कर दूं, पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सर। अब्दुल्ला साहब थोड़ा जल्दी आंसर है, टाइम कम है, मुझे थोड़ा स्पीड में बोलना है। ठीक है। चलें सर, हाँ मिसाल स्पीड के पकड़े तौर सर पे बोल। अब्दुल्ला की इनकम है 50,000 रुपये। ठीक है। एक्चुअल इनकम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है अब्दुल सर। मोइस की इनकम भी 50,000 है। ठीक है। ठीक है। और अब्दुल्ला की इनकम भी 50,000 है। ठीक है। ठीक है। और अब्दुल्ला दो हो गए, चले अब्दुल्ला को छोड़ें। अगला कौन? अलीना। लाइन से ये नाम आ रहे हैं। अब्दुल्ला 50,000, अब्दुल मोइस 50,000, अलीना 50,000। इन तीनों की एक्चुअल इनकम कितनी है? 50,000। एक्चुअल इनकम। मैंने तीनों से पूछा आपकी आइडियल इनकम क्या है, तीनों ने बोला 1 लाख। हमारी आइडियल इनकम ठीक 1 लाख है। बताएं तीनों की लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं है? है सर। चलें। अब्दुल्ला की इनकम 1 लाख हो गई, अब्दुल मोइस की इनकम 1 लाख हो गई, अलीना की इनकम 1 लाख हो गई। मैंने अब्दुल्ला से पूछा आपकी आइडियल क्या है, उन्होंने कहा 1 लाख। एक्चुअल क्या है? 1 लाख। प्रॉब्लम है नहीं है? नहीं है। अब्दुल मोहित से पूछा आपकी आइडियल क्या है, इन्होंने कहा 1 लाख। एक्चुअल क्या है? 1 लाख। प्रॉब्लम है नहीं है? नहीं है। अलीना से पूछा आपकी एक्चुअल क्या है, इन्होंने बोला 1 लाख। आइडियल क्या है, इन्होंने बोला 1.25 लाख। प्रॉब्लम है नहीं है? प्रॉब्लम है। अच्छा, अलीना की इनकम 1.25 लाख हो गई। मैंने अलीना से पूछा आपकी एक्चुअल इनकम क्या है, कहते 1.25 लाख। आइडियल क्या है? 1.5 लाख। प्रॉब्लम है नहीं है? जी प्रॉब्लम है। अलीना की इनकम 1.5 लाख हो गई। मैंने पूछा एक्चुअल कितनी है, कहते 1.5 लाख। मैंने कहा आइडियल कितनी है, कहते 2 लाख। प्रॉब्लम है नहीं है? अभी भी है। इनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व होनी है? नहीं सर। कभी भी नहीं होनी। ये क्यों? मेरे वेट की तरह है सर। इनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व होनी? नहीं, आपने सर वो गलत क्योंकि एग्जांपल उनकी दी।
अच्छा, नहीं, गलत दे दी। हाँ उसकी वजह समझें, क्योंकि ये अपना आइडियल चेंज कर लेती हैं। जब भी इनका हम्म। एक्चुअल आइडियल के पास जाता है ये अपना आइडियल बढ़ा देती हैं। ये बात समझ रहे हैं? इनकी लाइफ बिल्कुल में सर। कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ये चीज़ हम एचआर में नहीं होने इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ दीन में भी एक्सप्लेन की गई है। हो क्या रहा है, दीन भी यही मॉडल कहता है, जब भी तुम अपने से ऊपर वालों को देखोगे तुम्हें प्रॉब्लम पैदा होगी, नाशुक्री पैदा होगी। जब भी नीचे वाले को देखोगे शुक्रगुजार बनोगे। अगर दो बिल्कुल लाख सर। वाला 3 लाख वाले को देखेगा तो कहेगा मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है। 3 लाख वाले 10 लाख वाले को देखेगा, कहेगा प्रॉब्लम है। 10 लाख वाला 20 लाख वाले को देगा। एग्जैक्ट बिल्कुल। सेम थ्योरी दीन में दी हुई है कि जब भी तुम अपने ऊपर वाले को देखोगे नाशुक्री पैदा हो जाएगी। तो हमारे यहाँ बिल्कुल। कंसेप्ट क्या है, आप अपने दो दोस्तों से मिले ना, तो हर किसी की लाइफ एक जैसी होती है, लेकिन उसमें से एक दोस्त ऐसा होता है जो 24 घंटे रोएगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जानते हैं हम्म। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके आइडियल चेंज हो जाते हैं, वो टिक नहीं रहा। बिल्कुल। जैसे उसका हम्म। एक्चुअल आइडियल के पास आता है उसका आइडियल चेंज हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरे केस में क्या होता है, अब एक बच्चा जिसकी सीजी उसको 3 उसकी आइडियल थी, ठीक है, और उसकी 3 आ गई, वो खुश है। एक दूसरा वो 3.7 पे भी रो रहा होगा क्योंकि वो 4 एक्सपेक्ट कर रहा होगा। बात समझ रहे हैं? हम्म। उसका आइडियल एक्चुअल हम्म। मैच नहीं कर पा रहा। लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर, इसमें ये एक चीज और भी है, अगर जिसकी 3.7 आई बट वो फिर भी ना खुश है, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है उसकी ना, कि उसकी 3.7 यानी उसकी उसको जॉब नहीं मिल रही मिसाल है। वो अलग बहस है, लेकिन इसका मतलब उसको लगता है जॉब मुझे 4 पे मिलेगी, 3.9 पे मिलेगी। उसका आइडियल अच्छा कुछ सही। और था, एक्चुअल में कुछ और आ गया। प्रॉब्लम है ना? जी 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 तो बिल्कुल। कंपनी कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने देगी आपकी। अगर आप सेल्स में, कंपनी कहेगी 1 मिलियन का टारगेट करो। अच्छा, आपने हम्म। 1 मिलियन किया तो कंपनी कहेगी 1.2 करो। 1.2 हम्म। करेंगे, कहेंगे 1.5 करो। वो आपका टारगेट बार बार चेंज कर देंगे। तो कंपनी ने कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने देनी, कभी भी नहीं होने देनी। तो बिल्कुल। जानते हैं, आप भी सोचेंगे पिछले 10 साल से लगा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? हम्म। आंसर क्योंकि दें। आइडियल आइडियल चेंज होते जा रहा है ना सर। आइडियल चेंज हो जाता है। जब आइडियल चेंज हो जाएगा तो फिर मसला ये होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी। ये बात समझ रहे हैं? जी प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्व करने के लिए दो काम करने पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो आपको एक्चुअल को उठा के आइडियल पे लेके जाना पड़ जाता है, समझ रहे हैं, या बिल्कुल तो आइडियल वही बना लें जो एक्चुअल हुआ है। दोनों केसेस में, सही। जिसे हम दीन में शुक्रगुजारी कहते हैं कि अल्लाह की तकसीम पे बिल्कुल। राजी हो जाओ, जो भी है उस पर राजी बिल्कुल। हो जाओ, शुक्र हो जाओ। समझ रहे हैं? जैसा भी है, बिल्कुल सर। इसे दीन में बिल्कुल। सब्र और शुक्र कहा जाता है। इससे बंदा सुकून में रहेगा, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या लगता बिल्कुल है ये आजकल लोग इतने डिप्रेशन में क्यों है, वजह क्या है? सर, यही है कि आइडियल का मसला जी, है, एक्चुअल में कुछ आइडिया, नहीं अच्छा हो रहा ये आइडियल। आइडिया के मसले क्यों बन रहे हैं, वजह क्या है? सर दूसरों को देखना, अपने से दूसरों बेहतर को को देख क्यों के देखना समझना कि है? ये सोशल मीडिया की वजह से मैंने भी रिसर्च की थी, हमारे बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में क्यों, इसकी वजह समझाता हूँ। आप में से कोई हम्म। बच्चे ऐसे हैं जो जिम में जाता है? हैंड रेस करें, जल्दी से बताएं। कोई जिम? तलहा नजीर साहब माइक पे हैं ज़रा, अगर आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं है तो। जी जी सर बोलें। चलें, आप थोड़ी देर माइक पे रहेगा। आप जिम जाते हैं? वेट क्या है आपका? 92 सर। चलें, अब सवाल ये होता है लोग प्रॉब्लम क्यों है, लोग डिप्रेशन में क्यों है, इसकी लॉजिक समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले हदीस में आता है कि कोई आदमी फ्रूट खाता है तो फ्रूट के छिलके बाहर मत फेंके। उसकी वजह क्या है? उसका नेबर देखेगा, उसको लगेगा आइडियल लाइफ तो इसकी है, ये फ्रूट खा सकता है, मैं फ्रूट नहीं खा सकता। तो उसका आइडियल चेंज होगा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। यही वजह है ना? बिल्कुल। अब हमारे यहाँ होता है कि एक आदमी जिम जाता है, उसकी बॉडी फैट परसेंटेज 22 है, लेकिन इशू क्या है, उसने जो इंस्टाग्राम में पेजेस ज्वाइन किए हुए ना, वो गड़बड़ पैदा कर देता है। वो किसी बॉडी बिल्डर की तस्वीर देखता है, कहता है यार बॉडी तो ये होती है, मेरी कोई बॉडी है, मुझे 80% बॉडी फैट्स करना है, 16% करना है, 15% करना है। उसके 4S बन चुके होते हैं, फिर भी नहीं खुश हो रहा होता। कहता है मुझे सिंगल डिजिट पे आना है, 8S पे जाना है। इस तरह जब कोई फीमेल है, चाहे जितनी भी खूबसूरत है, उसने जो इंस्टा के पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं वो उसको तबाह कर देते हैं। कहते हैं स्किन क्वालिटी तो इसकी है, मेरी कोई स्किन है, हेयर स्टाइल तो इसका है, कलर तो इसका है, हेयर डाई तो इसने अच्छा किया हुआ है, ड्रेस तो इसका अच्छा है, मेरी कोई लाइफ है। वो अगर कहीं से घूम फिर के आता है, उसमें किसी फ्रेंड की वीडियो देखता है, कहता है एंजॉय तो ये कर रहा है, मजे तो ये कर रहा है, मेरी कोई लाइफ है। अब मसला था घूम फिर के ये, क्योंकि दीन से दूरी उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ देखनी क्या नहीं देखनी। सुबह शाम दिन रात जो देख रहे होते हैं, तो कंटिन्यू उनका आइडियल चेंज हो रहा होता है, उनकी आइडियल लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा होता है। एक्चुअल में तो इतनी जल्दी चेंज होना नहीं है, तो क्या पैदा होगी? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पैदा होगी। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में ये लोग एलन मस्क को देखने बैठ जाते हैं, बाकी को देखने बैठ जाते हैं, कहते कंपनी तो ये होती है, आइडियल सेल तो इतना होना चाहिए, आइडियल प्रॉफिट तो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो वो कहते राजी नहीं हो रहे होते।
और एम्प्लॉय को समझ नहीं आता, मैं कर करके मर गया हूँ, खप गया हूँ, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही, प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही, वजह क्या है? एक सवाल है मेरा। जी सवाल ये है कि इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग सर, आपको अपने कुछ गोल्स और कुछ विजन्स तो सेट करना होता है ना। जी इफ आई टेक एनी कंपनी, तो अगर उसका कोई विजन उसने सेट करना होगा तो ऑब्वियसली जो उससे बड़ी कंपनी होगी उसको देख के करेगा। परफेक्ट है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बात समझाना चाहूँ, कंसेप्ट क्या है। जैसे मैं इसको नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन आप सही डायरेक्शन में एक काम करें। मिसाल के तौर पर आपको दीन एग्जांपल देता हूँ। दीन में यही आता है कि जब अपने दीन में आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने ऊपर वाले को देखो। आपको 24 घंटे ये फील होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी हरकतें ठीक नहीं है, मुझे इम्प्रूव करने की नीड है। दीनदार में हमेशा अपने ऊपर वाले को देखो। हमारे यहाँ उल्टा है, हम में से जो बंदा एक नमाज पढ़ता है कहता है चलो एक तो पढ़ रहा हूँ ना, मेरे लाखों एक भी नहीं पढ़ते। जो 5 पढ़ता है कहता है चलो नमाज तो पढ़ता हूँ ना, मस्जिद में नहीं जाता तो क्या फर्क पड़ता है। तो कंसेप्ट ये है, हमारे यहाँ होता है फैक्टर डिसाइड कर लो, कहाँ नीचे देखना है कहाँ ऊपर देखना है। लॉजिक समझ रहे हैं? इसको फिर मैं कंपनी से बिल्कुल चेंज करता हूँ। जैसे हम कहते हैं दुनियादारी में अपने नीचे देखना है, दीनदारी में अपने ऊपर देखना है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। यहाँ पे हम दुनियादारी के ऊपर चल रहे होते हैं, उसने ये घर ले लिया, उसने 4000 सीसी गाड़ी ले ली, उसने फला मोबाइल ले लिया, उसने फला जगह घूम लिया, मैंने नहीं घूमा। दीन में हम नीचे से नीचे है कि चलो यार सूद तो नहीं ले रहा ना, शराब तो नहीं पी रहा ना, ये तो नहीं कर रहा ना, तो उल्टा करें। सर ये इससे सर ये कंपनी पे आता बात हूँ तो मैं। जी जी बोलें। एक बात तो मैं आपकी समझ गया, बट क्या ये इंसानी फितरत नहीं है कि जो उसको मिल जाता है वो उससे ज्यादा फिर अचीव करने की नहीं सोचता देखिए, है? वो टेस्ट पे डिपेंड है, कंपनी पे डिपेंड है, उसकी किस कंपनी में उठता बैठता है। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, आप यकीन करें, मैंने उनके अंदर कोई गलत काम नहीं देखा। 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी पढ़ते हैं, मतलब सवात गए हों, मतलब -10 टेम्परेचर में भी होते हैं ना, ठंडे यख पानी से वजू करके सुबह फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, फिर भी टेंशन में है। कहते हैं मेरी हरकतें ठीक नहीं है यार। फला को देखो, हर साल 4 महीने निकालते हैं तबलीग के लिए, मैं अभी तक नहीं निकाल सका। फला को देखो हर साल हज पे जाता है, मेरे अभी तक सिर्फ 2 हुए। फला को देखो, तो उन्होंने आइडियल दीन को पकड़ा हुआ है, तो उनको सुबह शाम दिन रात प्रॉब्लम दिखती है अपनी दीनदारी में। जो आदमी दुनियादारी में, वो 24 घंटे इसी कंपटीशन में लगा रहता है कि मैंने फला मल्टीनेशनल में जाना है, अब सैलरी इतनी करनी है, गाड़ी का मॉडल ये लेना है, सैलरी इतनी करनी है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ये होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपने सीरतुल सहाबा पढ़ी हो, हजरत उमर हजरत अबू बकर मुकाबलेबाजी में लगे रहते थे, मैं आगे निकलूं नेकियों में। हर सहाबी में मुकाबला होता था, मैं आगे निकलूं नेकियों में, दुनियादारी में मुकाबलेबाजी नहीं लगाते थे। इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं नॉलेज में मुकाबलेबाजी करो, कि भाई मुझे ज़्यादा कंसेप्ट पता हो, मेरे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। मुकाबलेबाजी होनी चाहिए, सही जगह होनी चाहिए। अगर आप कंपनी में हैं तो आप बनाएं विजन। आप कहें अभी मेरे 2000 एम्प्लॉयज़ है, 2000 खानदानों को मैं खाना खिला रहा हूँ, कम अज़ कम 20,000 एम्प्लॉयज़ मेरे होने चाहिए ताकि 20,000 फैमिलीज को मैं पाल सकूँ। बहुत अच्छा विजन है, किसने मना किया? हर कोई कहेगा बहुत अच्छा, आपने आइडियल चेंज करें। लेकिन आपने विजन ये बनाया हुआ है मैं 4000 गज का बेंगलोर छोड़ के 10,000 गज का बेंगलोर बना लूँ, मैं एक आइलैंड खरीद लूँ, तो विजन सही नहीं है। तो आप प्रॉब्लम बनाए लेकिन डायरेक्शन सही रखें ना। आप ये कहें कि मैं पहले इतनी मैं अभी 3 हॉस्पिटल बनाए, मैंने अपने प्रॉफिट से 10 बना दूंगा, इतने लोगों को बेनिफिट दे दूंगा। फिलहाल हम इस सही गलत की बहस पे नहीं है, फिलहाल तो हम प्रॉब्लम के कंसेप्ट पे है कि प्रॉब्लम साबित करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ता है कि आइडिया कुछ और चल रहा है, एक्चुअल कुछ और है, दोनों में डिफरेंस है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन ना उनको आइडियल का पता ना उनको एक्चुअल का पता। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा था मुझे इन्फ्लेशन कम करनी है। मैंने कहा पाकिस्तान में एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है? कहते नहीं पता। आइडियल कितनी होनी चाहिए? नहीं पता। तो तूने साबित कैसे किया प्रॉब्लम है? होना ये चाहिए था, वो मुझे कहता सर पाकिस्तान में एक्चुअल इन्फ्लेशन 15% है, आइडियल 12% होनी चाहिए, 3% से ज्यादा है, तो प्रॉब्लम है, इसको कम करने की जरूरत है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं जी कहता हूँ सर। कि फाइन ये प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। जी जी भैया, कोई क्वेश्चन है आपका? सही सर, सही है, जी सही है। भैया ने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं सर, वो पहले का रेज हुआ है जब आपने जिम वाला सवाल पूछा था, मैंने लोअर कर दिया। अच्छा सही, अब हैंड डाउन कर लें। तो समरी ये थी कि प्रॉब्लम का कंसेप्ट के लिए आपको, अब हमारे यहाँ अक्सर बच्चे बिजनेस प्रॉब्लम लेके आते हैं। अब बच्चा कहता है सेल्स बढ़ानी है, मेरा परफेक्ट हो गया, एक्चुअल अभी कितनी हो रही है सर नहीं पता, आइडियल कितनी होनी चाहिए सर नहीं पता। तो तुमने साबित कैसे किया प्रॉब्लम है? ये बात समझ रहे हैं? अब आप मुझे रिसर्च करके, अब एक बच्चे ने मेरे केयू में रिसर्च की कि रिटेंशन रेट को कैसे बढ़ाना है कि लोग यूनिवर्सिटी छोड़ के ना जाएं। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम कराची यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ ही नहीं रहे, तो तुमने रिसर्च क्यों करनी है इस बात के ऊपर? बात समझ रहे हैं? या तो तुम पहले जी साबित करो कि आइडियली 3% लोगों को छोड़ के जाना चाहिए,
एक्चुअल में 10% लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो हम रिसर्च करेंगे। जब ये प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं रिसर्च क्यों करूं? ये बात समझ रहे हैं? अब एक बंदा यस ऑलरेडी सर। 45-50 किलो पे है, अब आप रिसर्च करें इसका वेट कम कैसे होगा? ओ भाई, ये प्रॉब्लम है ही जरूरत नहीं। नहीं है इसकी। ये बात समझ रहे हैं? तो समझाना ये चलो, और प्रॉब्लम हाँ साबित करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा एक्चुअल कुछ और है, आइडियल कुछ और है। तो ये दोनों पता होंगे तो प्रॉब्लम साबित कर पाएंगे ना। सर, एक बात बताएं, मतलब आपके पास जैसे स्टूडेंट्स आते होंगे प्रॉब्लम लेके, तो उनके माइंड सेट से, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लगता है कि वो प्रॉब्लम को सही डिराइव भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, सिटिंग करनी पड़ती है। आप रिसर्च से रिलेटेड पूछ रहे हैं, रियल लाइफ के इश्यू से रिलेटेड पूछ रहे हैं? सर, अगर दोनों के बारे में पूछ रहा नहीं हूँ, देखिए, कोई रियल सी लाइफ तो प्रॉब्लम। डिफरेंट है। वो तो मेरे व्हाट्सएप पे कोई हजारों मैसेजेस रोज के आते हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई इशू, किसी का कोई इशू, किसी वो पर्सनल लाइफ के लोगों के हजार इश्यूज होते हैं। तो फिर उनको दीनी हिसाब से करेक्ट करना पड़ता है कि भाई, अब जैसे एक बंदा कहता है कि भाई मुझे हर दर्द फील होता है कि मेरी नीयत ठीक नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा, बेचैनी है, तो मैं कहता हूँ ये एक पॉजिटिव जज्बा है, ये नेगेटिव जज्बा नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन है। हर वक्त बंदे को टेंशन में रहना चाहिए कि क्या मैं सही चल रहा हूँ। अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये आपको पता है, बहुत 2 नंबर मुफ्ती फेसबुक पे बैठे होते हैं, हर बंदा अपना यूट्यूब पर चैनल बना के फतवे देना शुरू कर देता है। अब एक आदमी कहता है यार मैं नमाज तो नहीं पढ़ता, पर दिन में 10,000 दफा जरूर पढ़ता हूँ, तो आगे से मुफ्ती एक 2 नंबर आदमी क्या कह देगा, भाई तुम्हारा मिजाज ही ऐसा है, बस जरूर पढ़ते रहो, पहुंच जाओगे आगे। वो कहता है भाई इस मुफ्ती साहब ने मुझे सुकून में डाल दिया, मैं तो टेंशन में था कि मेरी नमाजें मिस होती है, तो मुफ्ती साहब ने मेरा मसला क्लियर कर दिया। ये थोड़ी ना है। मतलब हर 2 नंबर आदमी नेट पे बैठ के मसले बताना शुरू हो जाता है और लोगों को साइड पर उठा देता है। मैं खैर नाम नहीं अभी लेना चाह रहा। हर गलत चीज को हलाल बना के पेश कर रहे हैं, हर गलत चीज को। कुछ भी पूछ लो, सब कुछ ओके कर देते हैं। आप म्यूजिक का पूछ लो, कहते हैं हाँ ओके है। ड्रेसिंग का पूछ लो, हाँ ओके है। इंटरेस्ट का पूछ लो, हाँ ओके है। और लोग कहते हैं हाँ ये बड़ा अच्छा स्कॉलर है भाई, ये पढ़ा लिखा स्कॉलर है, हम बेचैनी में थे, इसने हमारी बेचैनी खत्म कर दी। अतः कुरान में साफ वर्सेस है यहूदियों से रिलेटेड कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल बनाते थे ये लोग, दुनियावी गुड बुक्स में आने के लिए। तो समझी तरह घूम फिर कहते हैं हर बच्चे का डिफरेंट केस है, तो पहले सबसे क्लियर करना पड़ता है ना कि बेटा अपनी आइडियल सिचुएशन तो बताओ ना, तुमने सोचा हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई तेरा आइडियली ठीक नहीं चल रहा। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। माने मेरी एक बहन है, उसका 60 किलो वेट है, ठीक है, और ठीक है। मुझे लगता है अब वो उसने खाना पीना छोड़ दिया कि वेट कम करना है, वेट कम करना है, जिम ज्वाइन कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि अपनी हेल्थ के साथ खाना खराब कर रही है, अपनी हेल्थ को तबाह कर रही है, कुछ खा पी नहीं रही। अच्छा, मजे की बात, फिर भी वेट कम नहीं हुआ। अब उसके माइंड में है कि उसका वेट 50 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। एक्चुअल वेट उसका कितना है? 60। अब वो टेंशन में, प्रॉब्लम में। अब मैं कोई जिम इंस्ट्रक्टर तो नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसको साबित कर दूंगा कि आइडियल वेट होता ही 60 है। मैं कहूँगा बीबी 45 पे तो लड़कियां बुरी लगती है, मतलब अजीबो गरीब लगती सही है। हैं। तो उसे मैं जिस दिन मैंने उसको ये कन्वेंस कर दिया ना कि 60 ही आइडियल वेट है, उसकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। अभी वो इसलिए इतनी बिल्कुल। प्रॉब्लम में कि उसको लगता है कि मैं ओवर वेट हूँ, अच्छी नहीं लग रही, ये मसला है, वो मसला है। तो जब मैंने उसको साबित कर दिया कि 45 तो बुरा होता है, 50 तो बुरा होता है, उसमें तो लोग जहर लगते हैं, तो जाहिर बात है मैं कोई जिम इंस्ट्रक्टर, कोई एक्सरसाइज तो मुझे नहीं करवाना आती ना कि मैं उसका वेट कम कराने बैठूं। तो बस मैंने उसकी काउंसलिंग करके उसको ये साबित करना है कि 60 ही आइडियल होता है। जैसे ही मैंने उसको साबित कर दिया 60 आइडियल होता है, बस उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बात समझ में आ रही है? देखिए इसमें बिल्कुल बहुत सॉल्व। सारे केसेस है। आप कभी आईयूएम से बाहर निकले ना, आप किसी सिक्योरिटी गार्ड को ड्रॉप करें, क्रॉसिंग देखी है आपने? बिल्कुल सर। तो अक्सर सिक्योरिटी गार्ड आपसे लिफ्ट मांगते हैं कि सर हमें क्रॉसिंग पे ड्रॉप कर दें। अब जिस बंदे को बिल्कुल। प्रॉब्लम का कंसेप्ट नहीं पता, जिस बंदे को दीनी कंसेप्ट नहीं पता, वो जानते क्या जहालत करता है। अब मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड को मैंने पिक किया, ठीक है। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछा क्या सैलरी है आपकी, उसने कहा था 21,000। तो मैं कहता हूँ यार 21,000 है? कहते हैं हाँ। तो मैं कहता हूँ मेरा जो स्टूडेंट है जो यहाँ से एमबीए करके निकला है, उसने पहले बीबीए किया, उसने 8 लाख पे फीस दी, फिर उसने एमबीए किया, वो 18,000 पे काम कर रहा है, आपकी क्या एजुकेशन है? कहते हैं मैंने तो मैट्रिक भी नहीं किया। मैंने कहा वाह भाई, जो एमबीए कर रहा है वो 18,000 की जॉब कर रहा है और आप 21,000 की जॉब कर रहे हैं। वो हंसना शुरू हो जाता है, सर अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। बड़ा खुश हो जाता है कि भाई मैं तो पढ़े लिखों से ज्यादा कमा रहा हूँ। जानते जो दीन से दूर लोग हैं वो क्या हरकत करते हैं? वो जब लिफ्ट देते ना गार्ड को, पूछते बेटा आपकी इनकम क्या है? कहते सर 21,000। यार इतनी महंगाई में तुम्हारा गुजारा हो कैसे रहा है? तुम बच्चे कैसे पाल रहे हो? तुम बच्चों को स्कूल, उसको डिप्रेशन में डाल देंगे, मार डालेंगे।
कि तुम्हारा 21 में तो भाई जब तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम पैदा क्यों कर रहे हो भाई? आप उसका आइडिया बिल्कुल क्यों चेंज कर रहे हो? अच्छा 10 साल से तुम यही जॉब कर रहे हो, तुम घूमने फिरने नहीं गए, तुम अपने गांव नहीं गए, तुम टूरिज्म पे नहीं, पागल हो गए हो, मेंटल हो गए हो, क्या कर रहे हो? आप क्यों उसकी आइडियल लाइफ चेंज करने पे चेंज हो गए हो? तो इसमें कंसेप्ट ये होता है, जब भी कोई बंदा आता है, कोई बच्चा आता है, तो आपको इसकी काउंसलिंग करके उसको साबित करना पड़ता है वो जिस सिचुएशन में वो आइडियल है, इससे बेस्ट सिचुएशन नहीं हो सकती। यहाँ पे लोग उल्टी गंगा बहाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी हो ना उसको साबित करते हैं कि भाई नहीं इससे बेहतर हो सकता है, तुम बड़ी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हो। ये बात समझ रहे हैं? घरों में तो बड़ा कॉमन है ये। आप जी सर। मैरिड है सिंगल है? सिंगल सर। माने कल को आपकी शादी हो गई एक बंदी से, उस बंदी का नाम है मिक्स एक्स, ठीक है? सही है। टीना रख दे नाम, टीना नाम की कोई क्लास में लड़की तो नहीं है? मैं टीना की एग्जांपल सर लेके चलूं? सर आपकी मर्जी सर, कोई सी ऐसा ना हो example क्लास में टीना दे। नाम की वो माइंड कर जाए कि मेरी सर नहीं है। ठीक है? मिसाल के तौर पे आपकी कल को टीना से शादी होगी, आप अच्छे हस्बैंड हैं, तो जानते फिर ड्रामा क्या शुरू होगा? टीना की एक फ्रेंड होगी जिसको वो कहती होगी सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, ठीक है? ये एक जी होगा सर। ड्रामा। वो आके टीना को रियलाइज कराएगी कि तुम्हारी लाइफ आइडियल नहीं है। अच्छा तुम्हारा हस्बैंड संडे को कुकिंग नहीं करता, मेरे वाला तो करता है। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट नहीं देता, मेरे वाला तो करता है। तुम 3 महीने से किसी नए कंट्री नहीं गए। वो आपकी बीवी को ये रियलाइज कराएगी कि भाई तेरा हस्बैंड आइडियल हस्बैंड नहीं है, वो आइडियल हस्बैंड की शक्ल ही बदल देगी। आपकी सोच उसने आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स पैदा कर देनी है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आ जाए, अच्छा तेरी वाइफ को कुकिंग करना नहीं आती, अच्छा तेरी वाइफ को ये करना नहीं आता, मेरी वाइफ को तो इतनी डिशेज आती है, ये आता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर होते हैं जो सुबह शाम दिन रात प्रॉब्लम पैदा करते हैं, वो आपका आइडियल चेंज करते रहते हैं। तो हमें भी नजर रखनी पड़ती है, हमें फिर उसको एजुकेट करना पड़ता है, भाई इसको दूर हटाओ। ये बात समझ रहे हैं? लोग बाप के जी खिलाफ सर। कर देते हैं, लोग अपने बाप से कहते हैं आपने पूरी जिंदगी जॉब करके जाया किया, काश आप बिजनेस कर लेते। लोग इस बात को कंफर्म करा देते हैं कि तुम्हारा अब्बा आइडियल अब्बा नहीं है, आइडियल अब्बा तो ऐसा होता है, आइडियल अब्बा तो वैसा होता है। आपने आजकल फेसबुक में वीडियो देखी चल क्या रहा है, ड्रामा क्या चल रहा है? ये जितने यूट्यूबर्स हैं इन्होंने ड्रामा क्या मचाया हुआ है। एक बेटा है डेट पे जा रहा है, ड्रग्स दे रहा है, उसका अब्बा उसका सपोर्ट कर रहा है, और नीचे कभी आप अपने पाकिस्तानी के कमेंट चेक करें, सच अ कूल डैड, आइडियल अब्बा, ऐसे अब्बा होते कहाँ हैं? वो भी दिमाग खराब हो गया है। हमारा दीन कहता है अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाओ, उन्हें गुनाह से रोको। और हमारा बच्चा आइडियल अब्बा किसको कह रहा है? जो मुझे गुनाह करने में सपोर्ट करे। आप कभी कमेंट्स पढ़ा करें, मतलब हमारे बच्चे के माइंड में आइडियल अम्मा अब्बा वो है जो हमारे तमाम गलत कामों में हमें सपोर्ट करे, फ्रेंड बन के। मैं अभी आपसे लिंक शेयर नहीं कर सकता क्या क्या ड्रामा चल रहा होता है। तो आपको क्या लग रहा है आजकल के बच्चों को अपने अम्मा अब्बा से इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? उनकी आइडियल ही चेंज हो चुकी है, उन्हें सर लिटरेचर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं सॉरी आपकी बात समझ रहा हूँ। कभी कभार हम ऐसा भी होता है कि जब हम अम्मी अब्बू से बहस कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर जाते हैं और ये सारी बातें कर जाते हैं उनसे। उसकी वजह आपका आइडियल कुछ और हुआ है ना। ये बात समझ में आ बिल्कुल गई? बिल्कुल चले बिल्कुल हम ऐसे इसको ही। सारा घुमा पा के बिजनेस पे लेके आते हैं। सेम केस बिजनेस के अंदर होगा, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आपका बॉस आइडियल चेंज कर दे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और आप जितना भी गंदा परफॉर्म कर ले, और आपका बॉस आइडियल को नीचे कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बात समझ में आ गई? अब दो भाई मिस्टर ए मिस्टर बी दो अलग अलग कंपनियों पे काम कर रहे हैं। मिस्टर ए को कहा गया 20 लाख की सेल करनी है, उसने 15 लाख पे कर दी तो उसको गालियां पड़ेगी। और मिस्टर बी को कहा गया 5 लाख की भी बहुत है, उसने 5 लाख कर दी। तो इमेजिन करें, एक को 5 लाख पे शाबाश मिल रही है, दूसरे को 15 लाख पे डांट सुनने को मिल रही है। उसकी वजह क्या? उसका आइडियल कुछ और था, इसका आइडियल कुछ और था। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। प्रॉब्लम पे बहुत डिटेल डिस्कशन हो गया, आगे चलें। एक्चुअली बहुत लंबा Just- टॉपिक है लेकिन मैं अभी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, जितना हो गया काफी है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलें आगे। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना मैं आगे चलूं जल्दी से। चैट में जल्दी डालें। अगला क्या? डिटरमाइन द क्राइटेरिया। ये बात समझ में आती है? जी सर। अब क्राइटेरिया बड़ा मैटर करता है। आपने क्राइटेरिया किस चीज़ को बनाया हुआ है? जाहिर बात है क्राइटेरिया चेंज होगा सब कुछ चेंज होगा। अभी माइक पे कौन है, जल्दी बताएं। सर फिलहाल तो मैं यूं तला। तला तला मेरान अच्छी है, एकॉर्ड अच्छी है, जल्दी बताएं। सर रिकॉर्ड। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। अब मिस्टर ए ने रिसर्च की मेरान के ऊपर, प्राइस की बेस पे कौन अच्छा है, मेरान या एकॉर्ड? मेहरान। जीत गया।
स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर, मेहरान, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट के ऊपर, मेहरान, फ्यूल एवरेज के ऊपर, मेहरान, मेरा, ठीक है। मेंटेनेंस के ऊपर। मेहरान, तो मेरान जीत गई ना। अच्छा, दूसरा आदमी रिसर्च कर रहा है, उसने बेस में था कंफर्ट को, अब कौन जीतेगा? एकॉर्ड, स्टाइल को, एकॉर्ड, सेफ्टी को, एकॉर्ड, डिजाइन को। सो ये तो फिर एकॉर्ड। क्राइटेरिया हो गया ना, क्राइटेरिया की बेसिस यही पे। बात हम पढ़ने जा रहे हैं ना, डिटरमाइन द क्राइटेरिया। यही तो हेडिंग पर है हम लोग। तो आपने अभी अभी मुझे एक बात समझाई, क्राइटेरिया चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज होंगे। सारी बहस इस बात के ऊपर आपने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। बिल्कुल। इसे दीनी लिटरेचर में मेयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयार। मेयार। तो आपको क्राइटेरिया भी तो डिसाइड करना है, क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करेंगे। मैं कहूँ पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, बीए के स्टूडेंट से पूछूं, कहेंगे क्राइटेरिया क्या है आपका? नंबर ऑफ ब्रांचेस देखेंगे तो एचबीएल है, नंबर ऑफ एसेट्स देखेंगे तो एमसीबी है। जाहिर बात है क्राइटेरिया चेंज होगा, आंसर चेंज होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात समझ में आ रही है? तो यस यहाँ सर। पे हमें डिफाइन करना है क्राइटेरिया को, कि क्राइटेरिया डिफाइन कर भाई, किस क्राइटेरिया की बेस पे तुम पूछ रहे हो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसकी डिटेल डिस्कस करने की नीड है, समझ में आ गया? इससे नहीं सर, आसान समझ गया। जबान में दीनी कॉन्टेक्स्ट में पैसे समझे, कामयाब आदमी कौन है, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? जो 5 वक्त का नमाजी है और नहीं, ये परहेजगार हो। डेफिनेशन ये नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कामयाबी की डेफिनेशन पावर को बोलूँ, तो फिर तो फिरौन बहुत कामयाब होना चाहिए, उसके पास बहुत पावर थी। अगर मैं कामयाबी की डेफिनेशन पैसे को बोलूँ तो कारून बहुत कामयाब होना चाहिए, उसके बाद बहुत पैसा था। तो जो हमारे यहाँ नॉर्मली डेफिनेशन दी जाती है कामयाबी की, आपका अब्बा कल बोले कि भाई मेरा बेटा बहुत कामयाब है, तो आपका अब्बा क्या देख रहे हैं? पढ़ा लिखा है, मल्टीनेशनल में जॉब करता है, पैसे ज़्यादा कमाता है। अगर मैं इस चीज़ को क्राइटेरिया बना दूँ तो बहुत सारे सहाबी तो नाकाम रहे। बात समझ रहे बिल्कुल हैं? अयूब बिल्कुल अंसारी के बिल्कुल। पास तो कुछ भी नहीं था, हजरत अली तो बहुत, मतलब बहुत कम पैसे वाले थे। बात समझ रहे हैं? तो कुरान में तो बार बार अल्लाह ने डिफाइन किया हुआ है, ये है असल कामयाबी, ये है असल कामयाबी। तो पॉइंट ये है कि दीन का कामयाबी का क्राइटेरिया कुछ और है, हम लोगों का कामयाबी का क्राइटेरिया कुछ और है। अगर मुझे गूगल में जॉब मिल जाती है, 20-30 लाख मेरी सैलरी है, मुझे साल में 100 छुट्टियां मिल जाती, लोग कहते कितना कामयाब आदमी है भाई, हार्वर्ड का पढ़ लिया, गूगल में जॉब मिल गई, ये हो गया वो हो गया। दूसरा आदमी कहेगा बहुत नाकाम आदमी है। ये बात समझ है? क्राइटेरिया चेंज हो गया ना। जी सर। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल में डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया आपने क्या बनाया हुआ मेरे भाई, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपका क्राइटेरिया कुछ और है, मेरा क्राइटेरिया कुछ और है, इसलिए आंसर सेम नहीं हो पा रहे। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस अब सर। जैसे आपने एक वर्ड सुना, वो दौरे जहालत, सुना हुआ है ना? बिल्कुल सर। नबी से पहले के ज़माने को दौरे जहालत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जबकि अरबियों की तो बहुत अच्छी थी, शेर व शायरी बहुत अच्छी थी, अदब में बहुत एक्सपर्ट थे, फल्कियात में बहुत एक्सपर्ट थे। क्यों? और हमारे वो यहाँ दीन दीन से में दूर आता था। है जिसको हदीस और सुन्नत की नॉलेज नहीं, वो जाहिल है, चाहे बाकी उसको जितनी भी नॉलेज हो। कंप्यूटर साइंस की जितनी भी नॉलेज होगी, आईटी की जितनी भी नॉलेज होगी, ये सब जहालत में आएगा। हमारे यहाँ इल्म और जहालत की डेफिनेशन अलग है। बात समझ रहे हैं? तो हर किसी यस ने सर। क्राइटेरिया अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। कोई कहता है मैथमेटिक्स होगी तो पढ़ा लिखा है, कोई कहता है फारसी आएगी तो पढ़ा लिखा है, कोई कहेगा अरबिक आएगी, कोई कहेगा इंग्लिश आएगी, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। हर बंदे ने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। तो जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और मुझे डिसाइड करना है कौन अच्छा कौन बुरा, तो क्राइटेरिया मैटर करेगा नहीं करेगा? करेगा सर, बहुत ज्यादा। जी। तला साहब मैरिड है सिंगल है? सिंगल सर। अब आपके लिए आपकी अम्मी बंदी ढूंढेगी तो आपकी अम्मी अच्छी बंदी ढूंढेगी, राइट? यस तो सर। अच्छी बंदी है, क्राइटेरिया क्या है? अब आपकी अम्मी ने जानते क्या देखना है? आपकी अम्मी ने देखना है पढ़ी लिखी कितनी है, शक्ल कैसी है, खानदान कैसा है, ये सब कैसा है। आपकी अम्मी ने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। एक क्राइटेरिया दीन ने डिफाइन किया हुआ है। हो सकता है जो क्राइटेरिया आपकी अम्मी के मुताबिक बहुत अच्छा हो, दीन के मुताबिक अच्छा ना हो। जो क्राइटेरिया दीन के बिल्कुल मुताबिक सर। बहुत अच्छा हो, आपकी अम्मी के मुताबिक अच्छा ना हो। तो एक बिल्कुल अच्छा खासा बंदा आपके लिए बड़ा घटिया है, और एक बहुत घटिया बंदा दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर, क्योंकि क्राइटेरिया अगर चेंज हो आप रही है। क्राइटेरिया आसान जबान में उसका क्राइटेरिया कुछ और है इसका। तो इन शॉर्ट ये, जब तक क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होगा डिसीजन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। चले वेट की एग्जांपल में वापस आते हैं। इनका 110 किलो वेट था, इन्होंने 80 किलो वेट करना था, 30 किलो वेट कम करना था, ये प्रॉब्लम है। तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फिर हमने क्राइटेरिया डिफाइन करना शुरू कर दिया कि वेट की बेस पे कर रहे हैं, बीएम इंडेक्स की बेस पे कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं। फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे आते हैं, क्या करें? ग्रीन खाना टी कम पीना कर शुरू दे। करें? नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। ग्रीन टी पियेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट करेंगे, हफ्ते के अंदर वेट कम करना है, कीटो डाइट पे आना है, इतने पैसे है भी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब एक आदमी कीटो डाइट करो, कहेंगे इतने पैसे ही नहीं कि मैं कर सकूं।
आप कहते चलोगे फाइन, आप ऑलमंड यूज नहीं कर सकते, आप कोकोनट यूज कर लो। अगर आप ऑलमंड का आटा नहीं बना सकते, कोकोनट का बना लें, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन अवेलेबल है। ये सारे ऑल्टरनेटिव। अच्छा, मैंने स्पीड इसलिए बढ़ा दी, टाइम बहुत कम रह गया है तो मुझे एंड करना है इसको, इसलिए मैं अगर इसमें सर अगर मैंने क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शन ढूंढ लिए कि खाना कम कर दें और ये सारी चीजें, बट इसमें एवेलुएट के नहीं, अंदर मैं जब देख आप रहा हूँ क्राइटेरिया ना डिफाइन करेंगे, उस क्राइटेरिया के अंदर आपको 4 से 5 सोल्यूशन मिलेंगे। उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए 4 से 5 सोल्यूशन मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने क्राइटेरिया दे दिया 30 दिन के अंदर वेट कम करना है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने बाद फलां का कोई फंक्शन है, 1 महीने के अंदर वेट कम करना है। अब आपके डिफरेंट सही है। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आएंगे, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। डन। ठीक है, अब मेरे पास सारे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो गए। अगला स्टेप क्या होगा? कौन सा सोल्यूशन ज्यादा Evaluate- बेहतर है इन सब में? हाँ, एंड में क्या कर लेंगे? इवेलुएट करूंगा, इवेलुएट करके उसको चूज कर आखिरी लूंगा, स्टेप क्या है? वो करना शुरू कर दूंगा। आखिरी स्टेप में आप चूज कर लेंगे। ये गेम समझ में आई आपको पूरी पांचों? यस सर। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ ये जितनी चीजें। चलें, ये फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तो करवा दूंगा क्योंकि अभी टाइम एंड हो गया है ना, तो मैं चाह नहीं रहा कि सर मेरा बस चलें। लास्ट टाइम हम टॉपिक पढ़े थे डिसीजन मेकिंग, कि मैनेजर का सबसे बड़ा मेन काम क्या होता है? फैसले करना, डिसीजन लेना। फिर हमने कहा था मैनेजमेंट में ऑलरेडी चीज़ पढ़ चुके हैं, डिसीजन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक में डिवाइड कर सकते हैं, टैक्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेशनल में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने तीनों का डिफरेंस पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हमने क्या पढ़ा था? इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है? सबसे पहले तो ये मैं क्वेश्चन पूछा, आप आंसर देते रहे। पहला क्वेश्चन तो ये, किस लेवल के लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं? हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट में हमने 3 लेवल डिवाइड किए हुए, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये डिसीजन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 5 इयर्स। हाँ, इसका टाइम 3 to 5 ईयर्स तक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्पस क्या होता है? सर एक जो है कंपनी के गोल्स और जो है वो फ्यूचर जो है वो प्लानिंग करना, विजन। इसको थोड़ा बेहतर कर लें, ओवरऑल गोल्स को कंसीडर करते हुए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सिर्फ गोल्स को नहीं, जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें कंपनी के ओवरऑल गोल्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, राइट सर। आगे अब आ जाते हैं कि टैक्टिकल डिसीजन पे। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी मैनेजमेंट, किस लेवल की मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती हैं? मिडिल मैनेजमेंट हो। मिडिल मैनेजमेंट, परफेक्ट हो गया। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 3 इयर्स से एंड बिलो। गलत, 6 मंथ to 1 ईयर कर लेते हैं। चलें, लेस देन 3 ईयर भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक 3 to 5 था, तो नॉर्मली हमने 6 मंथ to 1 ईयर पढ़ा, पर 3 ईयर तक ले जाते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है? आपके जो है वो जो करंट जो है वो एयर्स के प्लान्स को डिसाइड करना और उनको जो है वो रन करना। आसान जबान में आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव कैसे करें। ठीक है, तीसरे लेवल पे आते हैं, ऑपरेशन लेवल पे। किस लेवल के लोग होते हैं? आपके फ्रंट डेस्क पे लोअर लेवल, लोअर मैनेजमेंट होती है आपके पास, और सबसे ज्यादा कस्टमर से यही ज्यादा करीब होते हैं, राइट? इसकी Yes, sir, टाइम ड्यूरेशन front desk। कितनी होती है? सर डेली एक्टिविटीज। डेली। ठीक है, मतलब इसका पर्पस क्या होता है कि रूटीन के काम ना रुके। ठीक है, यस सर। और डेली ऑपरेशन जो होते हैं उससे रिलेटेड काम हो रहे होते हैं। ठीक है, हमने फिर एग्जांपल ली थी। एग्जांपल किसकी ली थी? ईलो कंपनी की एग्जांपल ली थी, एक ऑनलाइन कंपनी की एग्जांपल ली थी कि ईलो ऑनलाइन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब उसमें 3 लेवल के डिसीजन कैसे हो गए? पहला लेवल क्या था? स्ट्रेटेजिक लेवल। मतलब अगर वो लोग डिसाइड करें कि हम लोगों ने मॉल्स में आना है, हम लोगों ने सिटीज में आना है, में शारास में आना है, तो वो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। याद आया आपको? यस सर। फिर हमने कहा मिड लेवल पे क्या डिसीजन लेंगे? मिड लेवल पे ये डिसीजन किया जाएगा कि कितने स्टोर्स ओपन करने की नीड है, कितने स्टोर्स को सपोर्ट करने के लिए कितने वेयर हाउस बनाने की नीड है, ये तमाम चीजें। और तीसरा लेवल क्या था? ऑपरेशन लेवल। ऑपरेशन लेवल पे डेली बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, मसलन कितने कपड़े किस ऑर्डर किस किस साइज के चाहिए, कितना ऑर्डर करें, कितना रखें, कितनी देर में आ जाए, तो ये डेली बेसिस का ऑपरेशन है, वो सब किस में आ जाएगा? सर ये सब जो है वो ऑपरेशनल डिसीजंस में आ जाएगा, ऑपरेशनल डिसीजन में आ जाएगा। तो ये 3 चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। दीनी पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन की क्या एग्जांपल दी जा सकती है? मिसाल के तौर पर किसी ने आलिम दीन बनना है, 60 से 8 साल की डिग्री है, 12 साल की डिग्री है, 14 साल की डिग्री है, अगले 12-14 साल उसके लग जाएंगे इस बात के ऊपर, तो स्ट्रेटेजिक में आएगा। यस सर। ठीक है, एक आदमी 1 साल का कोर्स करना चाह रहा है, 4 या 6 महीने के तबलीग पे जाना चाह रहा है, 1 साल के लिए जाना चाह रहा है, टैक्टिकल में आएगा। यस सर बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये जो रोज का डिसीजन है, नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, सच बोलूं ना बोलूं, तो ये किस में आ जाएगा?
सर ये आपकी ऑपरेशनल डिसीजंस में आएगा। तीसरे में आ जाएगा, ऑपरेशनल में आ जाएगा। तो हम अगर डेली बेसिस पे भी लगाएं, दिन के हिसाब से भी लगाएं, तो तीनों की लॉजिक समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, इसके स्टेप्स थिंक नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्टेप्स हमने देखे थे। डिसीजन मेकिंग में पूरा प्रोसेस होता है। पहला स्टेप होता है आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढें, फिर तमाम ऑल्टरनेटिव को देख के एवेलुएट करें, उसमें से बेस्ट चूज करें। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, याद होगा आपको, दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट के अंदर क्या करूंगा मैं, प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर मेरी प्रॉब्लम है वेट, मुझे वेट कम करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, तमाम ऑल्टरनेटिव देखूंगा, वेट कम करने के क्या क्या मेथड है, ग्रीन टी है, डाइटिंग है, एक्सरसाइज है, फिर तमाम ऑप्शन ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करूंगा, सबसे सूटेबल मेरे लिए कौन सा है, मेरे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसमें से बेस्ट वाले को चूज करूंगा, फिर इंप्लीमेंट कर दूंगा। यही होगा। यस सर। इसी तरह कंपनी के हिसाब से देखें, यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई प्रॉब्लम है, एडमिशन नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो फिर देखेंगे क्यों नहीं एडमिशन आ रहे, तो बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। नंबर ऑफ पीएचडी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ब्रांड वैल्यू का मसला है, मार्केट एपो का मसला है, क्या मसाइल है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं वो लोग। बिल्कुल सर, कर सकते। ठीक है, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे, फिर डिसीजन ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने कहा था कॉमन अप्रोचेस टू मेक डिसीजन, कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि जो हमेशा से होता रहा वही करें। ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा कट फीलिंग पे चलते हैं, रूल ऑफ थंब। अच्छा, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया था, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। सर। ठीक है, जो रह गया था वो आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर रिसर्च किए बिना, डेटा एनालिसिस किए बिना हम लोग डिसीजन लेते हैं तो कुछ गलती होने के चांसेस है। कौन कौन सी गलती होने के चांसेस हैं? सर उसमें आ जाता है, रिपीटिशन हो सकती है, ओवर जनरलाइजेशन हो सकता है, और सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और प्रीमैच्योर क्लोजर हो सकता है, और हेलो इफेक्ट हो सकता है। एक सेकंड रुकिए। जी, तो जब भी हम डिसीजन लेने लगते हैं, जब भी हम कोई फैसला करने लगते हैं, तो डिसीजन लेते हुए हम कुछ गलतियां कर देते हैं। चाहे हम रियल लाइफ की बात करें, चाहे हम मैनेजर की बात करें, जब भी हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो अगर हम बिना रिसर्च किए, बिना डेटा एनालिसिस किए डिसीजन लें तो कुछ गलती होने के चांसेस होते हैं। ये बात समझ में आती है? जी सर। सबसे पहली गलती क्या होती है? हेडिंग का नाम पर ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, कब होता है? तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसकी हम ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, नईम साहब, यस सर। आवाज आ रही है ना यस आपको? सर। ओवर जनरलाइजेशन तब होता है जब हमारे पास कुछ एविडेंस तो हो, पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत सारी और सिचुएशन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। मतलब दूसरी जबान में ये समझ लें कि इतना एम्पेरिकल डेटा हमारे पास होता नहीं है कि हम अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकें। ये बात समझ में आती है? एग्जाम्पल कहते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल कहते हैं, डेटा नहीं होता कि हम एग्जाम्पल कहते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप ठीक है मिसाल के तौर पे समझें कि मैं 5 ब्लाइंड लोगों को जानता हूँ। ठीक है, वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत आउटगोइंग है। ठीक है, और बड़े जॉली टाइप के लोग हैं। अच्छा, मैं सिर्फ 5 ब्लाइंड लोगों को जानता हूँ। उन 5 की बेस पे मैं अगर ये कंक्लूजन बना दूं कि दुनिया के जितने भी ब्लाइंड लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो क्या उन 5 लोगों को जिनको मैं जानता हूं, उनकी बेसिस पे पूरी दुनिया के लोगों को मैं ये कह सकता हूं, या वो 5 लोग पूरी दुनिया के ब्लाइंड लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नो सर। तो मैं क्या कर रहा हूं? अब वापिस से जो पढ़ते, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि ओवर जनरलाइजेशन कब होता है? जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि, जी बोलें। जब आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि इतनी पॉपुलेशन पूरे जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। नहीं, आप अच्छा आप ये कह सकते हैं कि इतना डेटा, एम्पेरिकल डेटा आपके पास होता नहीं है अपने स्टेटमेंट को। अब आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि दुनिया के तमाम ब्लाइंड लोग फ्रेंडली होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ये स्टेटमेंट आपने कैसे दे दी? तो आपने कहा मैं 5 ब्लाइंड लोगों को जानता हूँ, वो बहुत फ्रेंडली थे। तो जाहिर बात है सारे लोग फ्रेंडली होंगे। तो मैं आपसे कहूँगा, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जितना डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपके पास इतना एम्पेरिकल डेटा है नहीं कि आप अपने स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई कर सकें। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। तो अब इन्होंने क्या लिखा हुआ, वही बात लिखी हुई है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। एक दफा रीड करें कि ऑफिशियल डेफिनेशन। Statement that goes far beyond what can be justified based on the data or empirical observation that one has. ये बात समझ में आ गई? Yes sir. इसकी रियल लाइफ की एग्जांपल्स करें।
सर आपने अभी एग्जांपल रियल लाइफ ही दे दी। नहीं नहीं, ये तो चलें एक बुकिश एग्जांपल थी ना, अपनी सोसाइटी के मुताबिक करें। जी सर। आप मैरिड है सिंगल है? सिंगल है। माने आपको किसी कलर आइज वाले ने धोखा दे दिया, ठीक है, तो ठीक है आपने स्टेटमेंट दे दी ये जो कलर आइज वाले होते हैं इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब धोखेबाज होते हैं, तो ये आपने क्या किया है? सर, ओवर जनरलाइज कर दिया। ये बात समझ में आ गई? तो हमारे यहाँ यस सर। सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है क्या? जैसे हम हमारे कुछ फ्रेंड हैं, मेमन होते हैं, बहुत सखी होते हैं, तो लोग क्या स्टेटमेंट दे देते हैं, मेमन बहुत सखी होते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? ओवर जनरलाइज कर रहे ओवर हैं ना। जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब माने कुछ सिंधियों को जानते हैं, उन सिंधियों को काम करने का बहुत शौक होता है, तो वो कहते हैं सिंधी बड़ी एक्टिव कौम है, सिंधी को काम करने का बड़ा अच्छा, बहुत ज्यादा शौक होता है, क्या कर रहे हैं? ओवर जनरलाइज कर रहे हैं ना। अब कुछ पंजाबियों को यस सर। जानते हैं, वो कहते हैं पंजाबी बहुत कम खाना खाते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं तमाम पंजाबी बहुत कम खाना खाते हैं, क्या कर रहे हैं? ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। ये मुझे एक प्राइवेट मैसेज आया कि सब उल्टी उल्टी बातें तो मैं जान के उल्टी उल्टी कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ उल्टा मशहूर है, जैसे कुछ मेमन्स को आप जानते हैं वो कंजूसी करते हैं, तो आप कहते थे तमाम मेमन कंजूस होते हैं। कुछ सिंधी फ्रेंड्स होते हैं, तो माने वो काम नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं सारे सिंधी काम नहीं कर रहे। कुछ पंजाबी है ज़्यादा खाना खाते हैं, तो आप कहते हैं सारे पंजाबी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? ओवर जनरलाइज कर रहे हैं ना। यस सर। इस तरह कोई बंदा मक्का चला जाता है, कुछ मक्का के लोगों से मिलता है, उसे गुस्से वाले होते हैं, तो आके क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये मक्का वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं, ये मक्का वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं। अच्छा, इसी तरह थाईलैंड चला जाए, दो चार लोगों से मिले जो चोरी कर ले, तो क्या कहता है, यार ये थाई वाले बड़े सारे चोर थाईलैंड होते हैं, होता है ना। ये कराची यस सर लाहौर का बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला ही ये है। मिसाल के तौर पे कराची का एक एरिया है, लांडी है, कुरंगी है, वहां से 5-6 लोग लाहौर घूमने गए, वो लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ठीक है। अब लाहौर वाला जब उनसे मिलेगा तो कहेगा कराची वाले सारे पान गुटखा खाते हैं, हर वक्त पान खाते रहते हैं, वो ओवर जनरलाइज कर रहा है। इसी तरह जी सर। लाहौर के किसी पसमानदा इलाके से कोई बंदा कराची में आता है, तो लोग कहते हैं उनको तो उर्दू नहीं आती, वो भी ओवर जनरलाइज कर रहा है। शहर तो बहुत दूर की बात है, विद इन सिटी मसला शुरू हो गया है। मतलब आप नाजमाबाद जाएं तो कहते हैं भाई डीएचए वाले ऐसे होते हैं, आप पूछे क्यों, कहते मेरी खाला रहती है वो ऐसी है, तो क्या तुम्हारी खाला पूरे डीएचए को रिप्रेजेंट कर रही है? डीएचए वाले कहते हैं कि भाई नॉर्थ वाले ऐसे होते हैं। ये बात समझ रहे हैं? ये सब ड्रामा जी क्या सर। चल रहा है? ओवर जनरलाइजेशन हो रही है। सही है गलत है? सर गलत है। गलत है ना, रिएक्टिव कहते हैं। अब देखें, अब मीडिया में, अब जैसे अब दीनी पर्सपेक्टिव से अब देखें तो मौलवियों के साथ तो ड्रामा होता है, कोई मौलवी एक हरकत कर दें तो लोग फौरन शुरू हो जाते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं, मदरसे के स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, होता है ना। जी सर। तो वो क्या गलती कर रहे होते हैं? सर ओवर जनरलाइज ही कर रहे होते हैं। ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं ना। ये यस बात सर। समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? ये और डिस्कस करने की जरूरत है? सर क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है या हम आगे बढ़ें? ठीक है जी। नहीं साहब, दूसरी गलती क्या होती है? सर सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ओवर जनरलाइजेशन से। अब सवाल ये उठता है ये कब होता है, ठीक है। ये तब होगा जब आप किसी इवेंट का, किसी जगह का, कुछ लोगों के कुछ स्पेसिफिक पार्ट का स्पेशल नोटिस लें और उसकी बेस पर जनरलाइज करें। मैं लाइन रिपीट करूं, मतलब आप जी किसी सर। बंदे की कोई स्पेसिफिक चीज को नोट करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल समझे, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि जो मोटे लोग होते हैं ना वो फ्रेंडली होते हैं, और जो स्लिम लोग होते हैं ना वो थोड़े खड़ूस होते हैं, वो इतने फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है। अब ये बिलीव आपको कहीं से भी मिल सकता है, हो सकता है ये बिलीव आपको अपने पेरेंट्स से मिला हो सकता है, हो सकता है ये बिलीव आपको मीडिया से मिला हो, पॉसिबल है ना। बिल्कुल पॉसिबल। कोई भी वजह हो सकती है। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये होगा कि जैसे ही कोई मोटा आदमी हंसेगा या कोई फ्रेंडली बात करेगा तो आप ये चीज नोट करेंगे, ठीक है। और ठीक है जैसे ही कोई स्लिम आदमी गुस्सा होगा तो आप क्या करेंगे, आप सर कौन हम नोट वही बात करेंगे? नोट करेंगे कि तो स्लिम है तो बेसिक, इसलिए। हाँ, तो जब स्लिम फ्रेंडली था ना तो आपने ये चीज नोट नहीं की। जब एक मोटा आदमी गुस्सा हो रहा होता है तो आप ये चीज नोट नहीं कर रहे होते हैं। आप उस मोटे आदमी को नोट ही तब करेंगे जब वो फ्रेंडली होगा, सही है। स्लिम आदमी को नोट ही तब करेंगे जब वो गुस्सा कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब समझ में आ रहा है कि आप कहते हैं परसेप्शन जो बन गया है
उसकी बेसिस पे आप जज कर रहे हो? मतलब आप न्यूट्रल होके ओवरऑल उसको नहीं ले रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं? जैसे मिसाल जी के सर। तौर पे मैंने कह दिया कि मक्के वाले गुस्से वाले होते हैं और स्विट्जरलैंड वाले गुस्से वाले नहीं होते, ठीक है? तो स्विस वाला जब गुस्से में आएगा मैं चीज को नोट ही नहीं करूंगा, बात समझ रहे हैं? और मक्के वाला जब जी सर। गुस्से में आएगा मैं फॉर्म नोट करूंगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। आजकल के दौर में क्या हो रहा है, ये आजकल के दौर में ये होता है नॉर्मली, ये जी आजकल सर, जो होता है। नॉर्मली ये मौलवियों का, लिबरल्स का, फेमिनिस्ट का जो झगड़ा होता है इसी बात पे तो होता है। वो जी ऑब्जेक्शन सर। यही तो उठाते हैं। वो कहता है कि कोई मूवी है उसमें कोई भी सीन हो जाए आप नोट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर एक डॉक्टर ने कोई सीन कर दिया आपने नोट नहीं करना, किसी टीचर ने कोई सीन कर दिया आपने नोट नहीं करना, मौलवी ने कोई सीन कर दिया आप फॉर्म नोट करने बैठ जाते हैं, देखो इसने क्या कर दिया। ये बात समझ रहे हैं? जी अब सर। जैसे कोविड हुआ था, कोविड में क्या ड्रामा शुरू हुआ था? आपको पता है सारे लोग कैमरा लेके मस्जिद के बाहर खड़े होते थे कि भाई नमाज क्यों पढ़ रहे हो, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, एसओपी क्यों नहीं फॉलो करे, शॉप पे नहीं जाते थे। तो एक बिल्कुल सर। सिलेक्ट, ये बात समझ रहे हैं, एक सिलेक्टिव है ना? जी जी। तो इसकी लॉजिक समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, अब सवाल ये सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होने की वजह क्या है? मे बी के जो है वो जो हम बात सुन रहे हैं वो हम जो है वो उसको जो है वो अपना माइंड उसी को ही परसीव कर लेते हैं। अब जैसे And then दुआ जब हम के मैं एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं, जैसे आपके बारे में परसेप्शन बना हुआ है जो मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल अपने एम्प्लॉयर्स को अच्छे से डील करती है और जो नेशनल कंपनी है, सीटीआई कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयर्स को अच्छे से डील नहीं करती, माने आपका परसेप्शन बना हुआ है। अब आप क्या करेंगे? सर तो ऐसे ही होगा, मैं जब हर जो है हाँ, वो जब भी कोई मल्टीनेशनल अच्छे से डील करे आपको देखा देखा मल्टीनेशनल ये हाँ। कर रहा है, और जब भी कोई सेठ डांटेगा आप कहेंगे देखा देखा। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। अगर इंडियन ड्रामास पे चले, पाकिस्तान ड्रामास पे चले, तो सास बहू का फड्डा समझ लें। अगर एक बंदे ने सोचा हुआ जैसे इसने कोई मिस्टेक की हो मैंने पकड़ लेनी है, ठीक है? तो यही होगा ना, जैसे कोई मिस्टेक होगी फौरन पकड़ी जाएगी, देखो इसने मिस्टेक कर दी, देखो इसने ब्लंडर कर दिया, होता है ना? बिल्कुल सर। नॉर्मली एक मुहावरा होता है ना कि आप किसी के पीछे पड़े तो गलतियां तो निकाल ही लोगे ना, 24 घंटे आप अगर बैठे हुए हैं तो मिस्टेक तो निकल ही आएंगी। ये बात समझ में बिल्कुल आती है सर। आपको? बिल्कुल सर। ठीक है, आप एक काम करिएगा, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। आप जरा अब सोचिएगा कि मेरे अब्बा, ये होता है नॉर्मली केस कि मेरे अब्बा है वो मेल्स को फेवर देते हैं, ठीक है? या मेरी अम्मा मेल को फेवर देती हैं, या आप ये सोचें कि मेरी अम्मा फीमेल को फेवर देती है। एक परसेप्शन बनाएगा, आपको सुबह शाम दिन रात वही दिखेगा। ये अक्सर केसेस हुआ है, जिस बच्चे के माइंड में ये आ जाता है ना कि मेरी अब्बा अम्मा लड़कियों को फेवर देते हैं, तो वो अक्सर बात कहते हैं कि मैंने कोई गलती की तो मुझे इतना डांटा, मानने पे आ गए। बहन ने गलती की तो बस फॉर्मेलिटी पूरी की, ठीक से डांटा ही नहीं। मुझे कोचिंग सेंटर छोड़ने कोई नहीं जाता, बहन को छोड़ने कोई जाता है, लेने कोई जाता है। ये क्या बात, तो उन्हें बार बार लगता है फेवर दी जा रही है। अच्छा उल्टा करें, जी सर, ये तो है। अच्छा उल्टा करें, जो आजकल चल रहा है जमाना, उसमें क्या होता है? अगर फीमेल ये देखना शुरू हो जाए कि मेरे साथ बाइसनेस, तो वो क्या कहती है कि जब भी भाई आता है तो अम्मी उसे खाना खुद देती है, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मेरी वैसी खिदमत नहीं की जाती, अम्मा एक्सपेक्ट करती है कि खाना ये खुद ले लें। बात समझ रहे हैं? तो वो आप किसी भी चीज पे इम्प्लीमेंट करें ना, तो कंपनी तो बहुत दूर की बात है, एक अननोन आदमी तो बहुत दूर की बात है, आप अपने माँ बाप में 1000 चीजें निकाल लें। ये बात समझ रही है? यस सर। तो ये अक्सर अब्बा कर देते हैं बच्चों के साथ। अब्बा जिस बच्चे पे खुश ना होना, तो एक सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाला मसला शुरू हो जाता है। जैसे ही वो कोई गलती करेगा फौरन हाईलाइट होगी, फौरन पकड़ी जाएगी, फिर वो कहते हैं दूसरे में तो नोट नहीं की जा रही थी, मुझ में क्यों नोट की जा रही है। ये बात, ये लॉजिक समझ में आ रही है? यस सर। तो जब भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं, तो डिसीजन लेते हुए एक तो आपने ये गलती कर दी कि डिसीजन में आपने ओवर जनरलाइजेशन कर दिया। दूसरी गलती आपने क्या किया? सर सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो गई। ठीक है, यस सर। दुआ आपकी चीज क्लियर हो गई, मल्टीनेशनल नेशनल जी वाली सर। चीज, ठीक है? जी अब अगला सवाल ये होता है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होने की वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि रिसर्चर की जो ऑलरेडी बनी हुई सोच है ना, ठीक है, वो उसके मुताबिक रिजल्ट लाने के लिए पर्टिकुलर केसेस को फोकस करता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, उसकी जो ऑलरेडी बनी हुई सोच है उसको साबित करने के लिए कि मेरी सोच सही है, उस पर्टिकुलर सोच को साबित करने के लिए ना, वो कहता है कि सिर्फ इसी केस को पकड़ो। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? सर हमने ये पढ़ा था कि वो नहीं जो है नहीं, वो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन से ऊपर क्या पढ़ा था? ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन सर।
तो आपको अक्सर लोग मिलते हैं ना, वो मतलब माने कि 2-3 मेल उनकी लाइफ में अच्छे नहीं थे, तो वो क्या स्टेटमेंट दे देते हैं? कि सर सारे मेल खराब हैं। हाँ, ऑल मेन आर डॉग, ये तो बड़ी कॉमन स्टेटमेंट दी जाती है। जी मतलब वो सर। पूछते भी नहीं है कि दुनिया के जो तमाम अंबिया कौन थे, मर्द ही थे ना, तमाम यस सर। औलिया कौन थे, लेकिन स्टेटमेंट दे दी जाती है। इसी तरह किसी मेल के साथ 2-3 फीमेल्स ने अगर कोई गलत काम किया हो, तो कहते हैं औरत जात तो होती ऐसे है, वो ये भूल जाते हैं हजरत फातिमा कौन थी, हजूर की तमाम बेगमात कौन थी, कौन कौन स्टेटमेंट दे दी जाती है। अब ये जो इस तरह की ओवर जनरलाइजेशन करता है, जिसने ये बात कहनी है कि मेल हजरात तो होते ही ऐसे है, मर्द तो होता ही ऐसा है, हस्बैंड तो होता ही ऐसा है, अब्बा तो होता ही ऐसा है, जब वो रिसर्च करने बैठेंगे तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट दी, वो कर क्या रहा है कि अपनी बनी हुई सोच के मुताबिक रिजल्ट लाने के लिए एक पर्टिकुलर केस उठाएगा। तो अगर सोसाइटी में 100 हस्बैंड है, तो वो किन 2 हस्बैंड से डेटा कलेक्ट करेगा? सर जो जिन्होंने नेगेटिव कोई ना कोई, होंगे। हाँ, जिन्होंने कोई ना कोई ज्यादती की होगी, वो जी सर। 98 को इग्नोर बायसनेस करेगा। होगी उसके। हाँ, वो उस 98 को इग्नोर करेगा, कहेगा उन्हीं 2 को उठाओ। वो कहेगा देखो पूरी सोसाइटी कैसी है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सुबह शाम दिन रात आजकल जो ड्रामा चला हुआ है, ये बहुत सारे एंकर, बहुत सारे ये जो आपके स्कॉलर, ये बैठ के कर क्या रहे होते हैं? हमारी सर सोसाइटी तो सिलेक्टिव ये, ऑब्जर्वेशन। हमारे तो ये, हमारे तो अम्मा अब्बा ऐसे, हमारी तो ये, कर क्या रहे हैं? 1000 में से एक बंदा ढूंढते कौन ऐसा है। अच्छा, गोरों में एग्जैक्ट उल्टा करते हैं। मतलब गोरों में अगर 1000 में कोई एक भी अच्छा निकल आए ना, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कितना अच्छा है, ठीक है। वो अपने में यस एकदम सर। उल्टा करेंगे। तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आया? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और बड़े मजे की बात है, अक्सर तो उसको पता ही नहीं होता ना कि वो ये काम कर रहा है। स्टडी ने साबित किया कि इंसान वही ऑब्जर्व करता है जो उसको ऑलरेडी बिलीव होता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। मतलब आप आसान जबान में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब मतलब आप ये सर जो समझ आप ले, सोचेंगे वही होगा। क्या? जो आप सोचेंगे वही होगा। नहीं, वही होगा नहीं, जो आपकी सोच है आपको दिखता वो है। मतलब ठीक सर। रिसर्चर इस तरह से एग्जामिनेशन करता है कि जो उसकी ऑलरेडी सोच बनी हुई है ना, उसी के मुताबिक फैसला है। ये बात ठीक समझ है रहे सर। हैं? मतलब यस जो सर। उसकी ऑलरेडी सोच बनी हुई है, फैसला उसी के मुताबिक है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। मतलब अगर मुझे साबित करना है कि पुलिस करप्ट है, ठीक है, तो फिर जी। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जहां पे मुझे करप्ट पुलिस वाले मिले। ये बात जी समझ सर, में आती है? बिल्कुल आ रही है सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। देखिए आजकल ना, आजकल जो माहौल चल रहा है, अगर उसको देखें ना, तो आपको तो इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्यों आजकल तो बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है, बहुत ज्यादा। यस सर। मतलब जैसे फार्म, आपने तो कोई फार्मा सेक्टर से है, अब आप लोगों की डिस्क्रिमिनेशन देखें, बाइसना चेक करें। फार्मा इंडस्ट्री में कंटिन्यू रिसर्चेज होती है, तो आपको पता है बड़े फनी रिजल्ट आते हैं। मिसाल के तौर पे एक टैबलेट उन्होंने, टैबलेट ए, वो कहते हैं कि टैबलेट ए से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सेम टैबलेट, सेम फार्मूला, 20 साल के बाद क्या बोलेंगे? बोले नहीं साहब। यस सर। अगर फार्मा ने एक रिसर्च की और फार्मा वाले कहते हैं इस टैबलेट से, इस फार्मूले से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप ये टैबलेट खाएं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। 20 साल से ये कह के दवाई बेच रहे थे, 20 साल के बाद जानते क्या कहते हैं? हमारी प्रीवियस रिसर्च गलत थी, नई रिसर्च से साबित हुआ कि ब्लड प्रेशर कम होगा। अब बंदा पूछे 20 साल से जो तुम लोगों को खिलवा रहे हो, ठीक है, जी सर। अच्छा, तो लोग आगे से पसंद करते, कहते यही तो ब्यूटी है, यही तो खूबसूरती है रिसर्च की, कि डिटाई नहीं है, अपनी गलती मान रहे हैं, और रिसर्च होती रहेगी, रिजल्ट चेंज होते रहेंगे, तो लोग इसको खूबसूरती का नाम देते नहीं देते हैं? देते हैं सर। सही कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। सर गलत कर सही रहे हैं कर रहे सर। हैं सर। चलो सही, चलो 2 मिनट के लिए मान लें सही कर रहे हैं, डीट तो नहीं बन रहे ना। उन्होंने रिसर्च की, एक फाइंडिंग आई, उन्होंने बता दिया, बाद में साबित हुआ वो फाइंडिंग गलत थी, ये फाइंडिंग सही है, अपने आप को करेक्ट कर लिया। अच्छी अप्रोच है ना? सर इस सेंस में अच्छी है बिल्कुल। हर सेंस में अच्छी है। चलो पीछे गलती हो गई, अब पहले जो बात आपने नहीं समझी थी वो बात आपने अब समझ ली, ठीक है। आपकी तहकीक थोड़ी एडवांस हो गई, आपके पास एक न्यू डेटा आया था, आपने न्यू मॉडल रन किया, पहले डेटा कम था, अब डेटा ज्यादा मिल गया, जो डेटा पहले अवेलेबल नहीं था वो डेटा अब अवेलेबल है। है। उसकी बेस पे एक न्यू फाइंडिंग आ गई, आपने सब कुछ, आपने कहा उस फाइंडिंग को छोड़ो, इस फाइंडिंग को मानो। पूरी दुनिया में हर जगह रिसर्च पे यही होता है,
पुरानी थ्योरी रिजेक्ट होती है, न्यू थ्योरी एक्सेप्ट होती है, और हर कोई इस बात को अप्रिशिएट करता है, कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, आगे भी ये काम होना चाहिए, होता होना रहेगा। चाहिए। तो पॉजिटिव बात है, जाहिर बात जी है सर, नई चीज आएगी, नई रिसर्च आएगी, चेंज हो जाएगा ना। बिल्कुल सर। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली थोड़े दीन से दूर होते हैं, यही काम उल्मा कर दे तो वो शुरू हो जाते हैं। उल्मा ने एक फतवा दे दिया कि भाई ये चीज ऐसे है, कुछ सालों बाद जब सिचुएशन चेंज हो जाती है तो वो सिचुएशन के हिसाब से फतवा चेंज करेंगे, फिर शोर मचा देते हैं, देखो इनकी तो बात ही नहीं टिक रही, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो लोग कहीं सर बाकी। जी सर। लेकिन सर यहाँ पर तो नॉलेज नहीं बढ़ रही ना, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन चेंज ही नहीं हो रही। नहीं ना, सिचुएशन चेंज होती है ना। सिचुएशन चेंज होने का मतलब ये होता है, जैसे आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, हसन नसर को जानते हैं आप? जी सर। अब हजूर के ज़माने में जहाज थोड़ी ना थे, तो आपका क्या ख्याल है, कोई हदीस होगी कि जहाज में नमाज कैसे पढ़नी है, स्पेस में नमाज कैसे पढ़नी है, होगी? नहीं सर, उस वक्त तो तो नहीं जाहिर होगी। बात है जब हालात चेंज होंगे, सिचुएशन चेंज होगी, नई इंफॉर्मेशन आएगी तो नया फतवा आएगा। बिल्कुल आएगा सर। जी ये जी, लॉजिक इस सेंस में ठीक है सर। नहीं, मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे आप अजान दे रहे हो तो चुपचाप सुननी चाहिए। तो सुननी चाहिए सर। अजान इंसान देगा मशीन देगी? सर वैसे तो इंसान इंसान देना देगा। चाहिए, इंसान को देना चाहिए सर। मशीन की अजान काउंट नहीं होती। इस पे पूरा फतवा है, अगर घड़ी में से अजान आ रही है, मोबाइल में से अजान आ रही है, तो उस पर खामोशी का हुक्म नहीं है। अगर आसान अजान दे रहा है, अजान का टाइम है, उस पर खामोशी से सुनने का हुक्म है। लेकिन मशीन, जिस तरह आप कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है, ठीक है, सजदा आता है, आप लोग सजदा करते हैं, पर रेडियो पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस पर सजदा वाजिब थोड़ी ना हो जाएगा। तो मशीन की आवाज़ अलग होती है, इंसान की आवाज़ अलग, ये फर्क पता है ना आपको? अक्सर घड़ियों में होता है ना, अलार्म वाली क्लॉक में अजान बजना शुरू हो जाती है, होता है ना, मोबाइल पे भी जी होता है। सर, जी सर, होता। बिल्कुल तो होता। आपको ये पता है ना, मोबाइल की अजान अजान में कंसीडर नहीं होगी, इंसान को देनी चाहिए। डन। जी सर, तो क्लियर हो गया। जब ये न्यू न्यू आया था, क्या कहते हैं, स्पीकर आया था, तो साइंस ने कहा था ये स्पीकर की आवाज़ है। तो पता है मशीन की आवाज़ में अजान होती नहीं होती? नहीं होगी सर। तो उल्मा ने फतवा दे दिया कि स्पीकर पे अजान नहीं होगी, स्पीकर यूज़ मत करें। ठीक है, 5-6 बार साइंस ने कहा स्पीकर मशीन की आवाज़ नहीं है, वो इंसान की आवाज़ है, बस उसकी पिच हाई कर देता है। ठीक है, वो इंसान की आवाज़ को बढ़ा के एक्सप्लेन करता है। अब साइंस ने क्या कहा सर कि के वो इंसान की इंसान ही की आवाज है जो तो एम्पलीफाई हाँ होती ठीक है, तो उलमा ने फतवा दे दिया स्पीकर से अजान दें। अब जिनको दीन से बुग्ज है, जिनका दीन की नॉलेज बड़ी कम है, अब बहुत सारे एंकर क्या कहते हैं, उलमा की ड्रामेबाजी चेक करो, जब स्पीकर आया था इन्होंने स्पीकर को हराम बोल दिया, कुछ सालों बाद खुद स्पीकर यूज कर रहे हैं। और भाई पहले साइंस ने ये कहा था ये मशीन की है, तो मशीन के अकॉर्डिंग दे दिया। जब इंफॉर्मेशन चेंज हुई, पता चला मशीन नहीं है, तो गलती तो साइंस के अंदर भी हुई थी ना। ये बात समझ रहे हैं? पर मसला वही ठीक है सिलेक्टिव सर। ऑब्जर्वेशन का हो जाता है, कि वहां पे उस ठीक है चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पहले फाइंडिंग कुछ और थी, अब फाइंडिंग कुछ और, तो देखो अपनी गलती को करेक्ट कर दिया। लेकिन वही काम जब दीन में हो जाता तो उसको गलती बना देते, ये क्या बात हुई? ये बात समझ रहे हैं? ठीक, इसी बिल्कुल तरह सर। पूरा प्रोग्राम देखेंगे, उस प्रोग्राम में से सिर्फ 30 सेकंड का क्लिप निकालेंगे, बाकी 59 मिनट 30 सेकंड का प्रोग्राम गया बाढ़ में। उस 30 सेकंड के क्लिप को उठा के कहेंगे ये क्या बात कर दी। ये एंकर्स ने किया था ना मौलाना तारिक जमील के साथ दुआ में भी, कि पूरा सब जी कुछ छोड़ो, ये 30 सेकंड जस्टिफाई करो, इस 30 सेकंड में क्या हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? सर, ये सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत डिटेल में डिस्कशन बिल्कुल हो गई, सर। आगे चलें। लेकिन यस आई सर, होप थर्ड। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ठीक है, अगली हेडिंग का नाम पढ़ें। प्रीमेच्योर क्लोजर। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मजे की बात जानते क्या है, ये एक वजह है पहले दो एरर के अकर करने की। मतलब पहले हमने दो एरर कौन से पढ़े हैं? सर ओवर जनरलाइजेशन ओवर और जनरलाइज। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। एक बंदा माइक पे रहे, कौन आएगा, डिसाइड करें। सर अगर ये आना चाहते हैं तो आ जाएं सर, मोस्ट वेलकम। नो जी इशू। आप आना चाह रहे हैं? नईम साहब को मैं कंटिन्यू करूं? कर लें सर, नईम साहब से चले कंटिन्यू। नईम साहब, पी ओके सर। मच्योर पे चलते हैं। अब इसमें यस। कंसेप्ट क्या है, होता क्या है? इसमें होता है कि आप इनफ एविडेंस कलेक्ट किए बिना ही जजमेंट दे दें। लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, यही लिखा हुआ। यस ठीक सर। है, तो कंसेप्ट के आपके पास इतना एविडेंस हो नहीं, उससे पहले ही आप दे दें। ठीक है, यस सर। अच्छा सवाल ये इसकी वजह क्या है?
सबसे मेन वजह सुस्ती। ठीक सर। मतलब सुस्ती की वजह से वो कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मतलब ये तब कब होता है, ये तब होगा जब रिसर्चर फील करता है कि उसको अपना आंसर मिल गया है, मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। मजीद सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं है। एक वजह तो सुस्ती है, एक पर्सनल बाइसनेस भी होती है। आप कभी टीवी के प्रोग्राम देखें ना, उसमें ये काम चल रहा होता है, बस सर मिल गया आपका आंसर, वो सामने वाला बोलता रहता है, बोलने तो दे, कंप्लीट तो करने दे, नहीं नहीं सर हो गया हो गया हो गया, क्योंकि उसने जो सुनना है ना वो उसने सुन लिया है। अब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे नहीं आते। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। कंपनी पे आते हैं। एक कंपनी क्या मोबाइल की सेल नहीं हो रही, ठीक है। अब एक आदमी का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, कैमरा चेंज करो कैमरा चेंज करो कैमरा चेंज करो कैमरा चेंज करो। कंपनी कहती है कि भाई और भी तो कोई रीजन हो सकता है, हो सकता है स्पीड का मसला हो सकता है बोर्ड का मसला हो सकता है प्राइस का मसला है। काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। दूसरा आदमी कहता है सर पैसा ज़ाया करने की क्या जरूरत है, मैं आपसे कह रहा हूँ कैमरा चेंज करें। कंपनी डिसाइड करती है कि ना 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 ना, रिसर्च करते हैं और कंपनी ने डिसाइड किया कि काम करो 1000 कस्टमर से डेटा लो और देखो वजह क्या है। अब माने कि नईम साहब थे जिनका शो था इस बात पे कि क्या करें, कि हम जो है वो कैमरा चेंज करेंगे। जब इन्होंने शुरू के 40-50 लोगों से पूछा, उसमें से 50 लोगों में 25 लोगों ने कैमरा बोला, बाकी 6-7 लोगों ने बोर्ड बोल दिया, 6-7 लोगों ने रैम बोल दिया, 6-7 लोगों ने प्राइस कह दिया। अब नईम साहब ने क्या किया, बस करो यार, आगे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है सर। मैंने तो पहले ही बोला था। देखो 50% पॉपुलेशन ने क्या बोला है, कैमरा चेंज कर देते हैं। और बाकी सब मिला के 50%। अभी भी कह रहा हूँ बाहर आ जाओ, पैसे जाया मत करो, टाइम बर्बाद मत करें, कैमरा ही रीजन है। तो आप क्या कर रहे हैं सर? एक तो जो है वो हम प्री मैच्योर क्लोजर कर रहे हैं सर। हाँ, तो इसकी वजह से पहले वाली दो गलतियां हो रही है। जितना डेटा हमने ओवर जनरलाइजेशन क्या पढ़ा था, इतना डेटा होता नहीं जितनी बड़ी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आपके मुल्क में 20 करोड़ लोग हैं, अब 50 करोड़ की बेस पे आप सबको ओवर जनरलाइज कर रहे हैं कि 20 करोड़ ने इस वजह से फोन को रिजेक्ट किया। तो ओवर जनरलाइजेशन हुई नहीं हुई है सर, बिल्कुल। और इसमें सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की भी गलती हो जाती है। जो आपके मतलब की चीजें आप सिर्फ उसको नोट कर रहे हैं, बाकियों को आप नोट नहीं कर रहे न्यूट्रल होके। बिल्कुल सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई, बिल्कुल आ गई। क्लियर है? यस सर। कि मतलब अभी आपने इनफ इंफॉर्मेशन ली नहीं है और आप कहते बस हो गया काम, चलो डन करो। इसमें से एक अच्छी वजह मैंने आपको सुस्ती पर, एक सेकंड, चैट में क्या लिखा, वक्त से पहले कंक्लूजन निकालना। वक्त से पहले नहीं, लाइन ठीक, डेटा, इनफ डेटा कलेक्ट करने से पहले ये बेहतर रहेगा। इनफ डेटा आपके पास नहीं है, इतना डेटा इनफ नहीं था जितनी बेस पे आप कंक्लूजन बना रहे हैं, तो आपने पहले ही डिसीजन बना दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। कोई कुछ इसको आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे? खैर सारी एग्जांपल हम रियल लाइफ में कर रहे थे, तो कोई और एग्जांपल दें आप इसमें। सर इसमें इसी तरीके से हो सकता है कि मैं कोई हूँ और मुझे उसमें किसी वजह से जो है वो लॉस हो जाए, और जो है ना मैं उसमें ये कहता हूँ मैनेजमेंट से कि ये बंदा जो है वो इसकी वजह से लॉस हुआ है, और इसी तरीके से मैनेजमेंट कहती है नहीं हम इस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। और रिसर्च होती है, उसमें ये होता है कि जो गलतियाँ आ रही होती हैं उसमें 3-4 लोग कहते हैं, लेट्स से कि आउट ऑफ 10 4-5 लोग कहते हैं कि जो है वो ये गलती इसी की वजह से हुई है। तो मैंने बजाय इसके बाकियों के जो है वो रिजल्ट को इंक्लूड करने के लिए या उनके जो है वो स्टेटमेंट को इंक्लूड करने के लिए मैंने जजमेंट दे दी कि जो है वो ये इनकी वजह से हुआ है। अच्छा, अनवर साहब पूछ रहे हैं कि वजह क्या है। अनवर साहब ने ऑलरेडी वजह डिस्कस कर ली है। इसकी सबसे मेन वजह होती है सुस्ती, कि आप प्रैक्टिकल रीजन या किसी भी वजह की वजह से सुस्ती करते हो, पूरा डेटा कलेक्ट नहीं करते। मैंने आपको इसमें दो मेन वजूहत बताई। एक सबसे मेन वजह तो सुस्ती है, दूसरी वजह ये हो जाता है कि बंदा सब्जेक्टिविटी शो कर देता है, बंदा न्यूट्रल के बात नहीं करता। देखिए आपको पता है जहाँ इंसान का इंटरेस्ट होता है वहां पे इंसान सुस्ती नहीं दिखाता। इंसान सुस्ती कहाँ दिखाता है? जहाँ इंटरेस्ट ना हो। जी दुआ, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं था, एग्जांपल देनी थी प्रीमेच्योर क्लोजर जी की। जी दें। सर जैसे अभी कोविड आया था तो इनिशियल फेज में वो इतने फेमस साइंटिस्ट अपनी अपनी कंक्लूजन थ्योरीज और इंटरव्यूज दे रहे थे कि ये रैट्स की वजह से हुआ है या ये फला मैमल्स की वजह से हुआ है, जबकि इस पे प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट नहीं की गई थी। तो आई गेस ऐड कर दें, साइंटिस्ट नहीं दे रहे थे, सोशल मीडिया के साइंटिस्ट दे रहे थे। क्योंकि टीवी पे जितने भी ओरिजिनल साइंटिस्ट आ रहे थे वो तमाम यही बात कहते हैं, बहुत जल्दी आप राय दे रहे हैं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। डॉक्टर अताउर रहमान टीवी पे आए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट टीवी पे आए थे, उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया पे सारी फेक न्यूज आ रही है। तो साइंटिस्ट एक
और चीजें एक सोशल मीडिया के साइंटिस्ट होते हैं, दो अलग साइंटिस्ट है। जैसे एक मुफ्ती होता है, एक सोशल मीडिया का मुफ्ती होता है, दोनों बातों में फर्क है ना। जी सर, जी हाँ, बिल्कुल। तो बस वही केस होता है, सोशल मीडिया के मुफ्ती, सोशल मीडिया के साइंटिस्ट। जैसे आपके पूरा जी। फनी सीन सुनाऊं। नहीं सर, आप माइक पे हैं? यस सर। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना ये प्री मैच्योर या सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में, जैसे मैं आपको मेरे मजे की चीज बताऊं, आपको पता है 99.99% लोगों का मदारिज जाना नहीं होता, ना उनको फतवे की नॉलेज है, ना उनको दीन की नॉलेज है, तो जो सोशल मीडिया पे तो उसको मान लेते हैं। इस बात का तो आइडिया होगा, राइट? यस सर। अब एक आदमी आपसे पूछे कि बताएं नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, फर्ज है नहीं फर्ज, तो आप क्या बोलेंगे? सर फर्ज है। एक मिनट रिपीट कीजिएगा सर। एक आदमी आवाज आपसे थोड़ी लैग हो गई यहाँ एक पे आदमी सर। आपसे पूछे नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, फर्ज है नहीं फर्ज, तो आप क्या कहेंगे? सर गलत करता है, फर्ज है और नहीं फर्ज पढ़ता है। तो। उसने कहा कि जब नमाज का टाइम हो रहा होता है तो मैं मैसेज कर रहा होता हूँ, ठीक है? अगर मैं मैसेज करूंगा तो मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप उससे कहेंगे ऐसे मैसेज करना ठीक नहीं है, या ऐसे मैसेज करना गलत है, ये बात बोलेंगे? यस सर। आपने स्पेसिफिक बंदे के लिए बात की ना, जनरल बात तो नहीं की ना। नो सर। अब पता लोग क्या ड्रामा करते हैं। एक आदमी दारुल उलूम से पूछता है कि मुझे फला गेम खेलने का शौक है, मुझे पबजी खेलने का शौक है, और मैं गेम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि नमाज का टाइम आता है मुझे पता ही नहीं चलता, मैं गेम खेलता हूँ, नमाज कज़ा हो जाती है। मैंने बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, पर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मेरी नमाज मिस हो जाती है। तो उसे फतवा लिख के दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा पे गेम खेलना हराम है, गेम के पीछे नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। डन। नो सर, इस पे फतवा नहीं होगा, ये तो इंडिविजुअल एक बंदे की ड्राइंग इंडिविजुअल, है। हाँ वही कह रहा हूँ। अब लोग क्या करते हैं, ड्रामेबाजी ये करते हैं, उसी को नेट पे डाल देते हैं, वो कहते हैं मौलाना का काम चेक करो, गेम को बंद कर रहे हैं। तो वो इशू ये है, वही सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का और बायसनेस का मसला बन जाता है। अब 99% अवाम को इस बात का नहीं पता कि जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एक बात बताई गई है, बात समझ रहे हैं? तो उसका फिर, अब क्योंकि लोगों को पूरी डिटेल तो पता नहीं होती पीछे हुआ क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये ड्रामाबाजी शुरू कर देते हैं कि देखो इन्होंने ये बात बोल दी, देखो इन्होंने ये बात बोल दी। अब प्री मैच्योर क्लोजर क्यों होता है? बहुत सारे लोग सुस्ती करते हैं, ना दारुल उलूम गए, ना उनसे पूछा, ना फतवा खुद रीड किया, और फिर कंक्लूजन बना देते ये चीज ऐसे हो गई है। तो इस पे हम कहते हैं ये भी प्री मैच्योर क्लोजर की एग्जांपल है कि इनफ डेटा कलेक्ट किए बिना उसने क्या कर दिया है, जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। डिसीजन दे दिया है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा, आगे चलें? यस सर। अगला क्या पढ़ें? सर हेलो इफेक्ट। एक काम कर लेते हैं कि नमिका क्लास में नहीं है, तो चलो कैसे मार्क करूं? सर जी, सर मैं नमाज पढ़ने गया था, प्रेसिडेंट हूँ सर मैं। नहीं, मैं नमिका की बात कर रहा हूँ, वो आप नहीं, आप तो उस्मान मतीन है ना। जी जी जी। अगली हेडिंग का नाम पढ़ें। फॉल्स हेलो इफेक्ट सर। हाँ, क्या होता हेलो है? इफेक्ट। क्या होता है? सर कि जो आप किसी की प्रायर रेपुटेशन है किसी बंदे की जगह की, तो वो जो है वो आप जी जी हाँ, यही समझ लें। मतलब हेलो का मतलब क्या होता है कि आप ओवर जनरलाइज करते हैं लेकिन न्यूट्रल नहीं होते। किस बेस के ऊपर? पहले से उसकी एक रेपुटेशन बनी होती है ना। जी सर। अच्छा, लेकिन मजे की बात है वो रेपुटेशन अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है बुरी सर। भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको एक रिसर्च करके दी, आपने एज्यूम कर लेना रिसर्च ठीक है, और किसी XYZ यूनिवर्सिटी ने आपको रिसर्च करके दी तो आपने एज्यूम करना है, कोई थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी एज्यूम करें कि इसकी फाइंडिंग ठीक नहीं होगी। अब आपने दोनों की रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ी, बिना न्यूट्रल हुए, बिना रिसर्च की मेथोडोलॉजी देखे, बिना डेटा को देखे, बिना किसी चीज को देख के आपने डिसाइड कर लिया ये रिपोर्ट अच्छी है, ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इसकी वजह क्या है? सर एक परसेप्शन है कि वो हार्वर्ड की है तो वो अच्छी होगी। तो और ये टेक्निकली अगर मैं आपसे यूनिवर्सिटी कहूंगा आप डिसीजन मेकिंग में जो गलती करें, इस गलती का नाम बताएं, तो आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर हेलो इफेक्ट हो रहा हो। आपने निल्सन का नाम सुना है? किसका सर? रिसर्च फर्म्स पाकिस्तान में कौन कौन Yes, सी है, sir. गैलप है, निल्सन है, सब पता है आपको? तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हेलो इफेक्ट बहुत ज्यादा चलते हैं ब्रांडिंग में भी, तो सारा मसला यहीं पे आता है ना। इसने किया है तो ठीक ही होगा, गूगल वालों का है तो ठीक ही होगा, जैपनीज प्रोडक्ट है तो अच्छी ही होगी, चाइनीज प्रोडक्ट है तो खराब ही होगी, ये सारा कुछ होता है ना। जी सर बिल्कुल होता है। तालिबान है तो फिर यही होगा, होता है ना। अफगानी है तो फिर ऐसा ही होगा, ये सारी चीजें होती है सर ना। ये सर एक मुहावरा है, बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ,
मतलब इसमें आप बस ये रखें परसेप्शन अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, पर अब जैसे किसी जगह की बात कर लें आप लोग, फला इलाके से आया हुआ है तो ऐसा ही होगा, फला लम्स का ग्रेजुएट है तो ऐसा ही होगा, हार्वर्ड का ग्रेजुएट है तो ऐसा ही होगा, इंटीरियर सिंध का है तो ऐसा ही होगा। तो एक पर्टिकुलर जगह की परसेप्शन बनी हुई है, तो आपने अज्यूम करें यहाँ से है तो गलत ही होगा। ये बहुत बड़ा मसला बनता है। मसला बोलो कैसे बनता है, जब आप डेटा एनालिसिस पे आते हो तो कंपनी देखती है डेटा आ कहाँ से रहा है, तो उनकी ना परसेप्शन बनी हुई है कि फला जगह से डेटा आएगा फिर सही तो नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? अब जी जैसे सर। एज्यूम करें सिंध, सिंध क्या मतलब सिंध गवर्नमेंट, पीपी की गवर्नमेंट आपको बताए हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने, लोग यकीन करते नहीं करते? सर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा किस इन चीज़ पे? गवर्नमेंट अगर साल के अंत में रिपोर्ट करे हमारे इतनी इनकम थी, हमने इतने एक्सपेंसेस किए, लोग यकीन करते नहीं करते? नो सर, नहीं करते। अब बंदा पूछे तुम कौन सा अकाउंटेंट हो, तुमने कौन सा सीए किया हुआ है, किस बेस के ऊपर तुमने डिसाइड किया है? क्या उनकी बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही, क्या मसला है, डेप्रिसिएशन तुम्हें ज्यादा लग रहा है, क्या मसला लग रहा है, वो क्या कहेगा? ये सब तो मुझे सर कहेगा कि ये तो मुझे जाली नहीं लग रहा पता। है। नहीं, देखें समझे नहीं, मैंने कहा जाली किस बेस पे आपने बोल दिया? आपको एसेट का मसला दिखा, लायबिलिटीज का मसला दिखा, क्या मसला दिखा आपको? जी दुआ ने सही आंसर दिया है सर। हेलो इफेक्ट सीम सिमिलर टू ओवर जनरलाइजेशन। नहीं नहीं, देखें दुआ बहुत फर्क है। ओवर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन के अंदर किसी इंसान, किसी जगह, किसी कंपनी की प्रीवियस रेपुटेशन पे हम डिपेंड नहीं कर रहे। माने आप किसी टॉपिक पे पहली दफा रिसर्च कर रहे हैं, दो आप माइक पे हैं तो आपको समझाता हूँ, आपका क्वेश्चन है तो आपको माइक पे समझाता हूँ। माइक पे आए। जी। आपने कभी प्रिस्टन यूनिवर्सिटी पे रिसर्च किया? नहीं सर। प्रिस्टन का नाम सुना है? जी सर। अच्छी यूनिवर्सिटी बुरी यूनिवर्सिटी है? और सर एवरेज है। अच्छी बुरी में से एक डिसाइड करें ना, एवरेज कुछ नहीं होता, अच्छी बुरी। फिर बुरी। बुरी। अब प्रिस्टन का ग्रेजुएट आता है, ठीक है, आप कहते हैं इसको कुछ नहीं आता जाता होगा। अब आपने इंटरव्यू नहीं लिया, कुछ नहीं किया, आपको कैसे पता कुछ नहीं आता जाता होगा? सर ये तो ओवर जनरलाइजेशन भी तो हुई ये ना ओवर कि जनरलाइजेशन नहीं, ओवर जनरलाइजेशन पे भी मैं आता हूँ, वो क्या होता है? ये हेलो इफेक्ट हुआ, आप उसकी प्रीवियस इमेज के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस डाटा की बेस पे डिसाइड करना। कि प्रीवियस परसेप्शन की बेस पे, जो आपकी ऑलरेडी एक परसेप्शन उस जगह की बनी हुई है ना, उस परसेप्शन की बेस पे आप डिसाइड कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में आप 2-3 प्रिस्टन के बच्चों से मिले, ठीक है, और आप उनसे इम्प्रेस नहीं हुए, उन 3 बच्चों की बेस पे आपने कहा सारे बच्चे ऐसे होंगे, ये ओवर जनरलाइजेशन में आ गया। सर एक ही तो बात हुई। एक बात कैसे हुई, अभी क्लियर करता हूँ। आपकी कास्ट क्या है? सर जमाली बलोच। बलोच। अच्छा, आप अच्छा कुछ आपको पता है जरदारी सभी बलोच है? नहीं सर, नहीं पता। जरदारी साहब बलोच है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड बलोच है जो कई साल से सिंध में ही रह रहे हैं। सिंधी बोलते हैं, सब कुछ सिंधी वाला काम है, लोगों को लगता है सिंधी है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? बलोच। बलोच। माने कि इंटीरियर सिंध के एक बंदे से शादी करनी है किसी ने, उसने कहा मुझे शादी करनी है, या वो कहेगा शादी नहीं करनी। अगर शादी करने की ख्वाहिश होगी तो मतलब उसकी परसेप्शन बहुत अच्छी है, राइट? जी सर। और कहेगा मैंने कहीं भी शादी करनी है, यहाँ इंटीरियर सिंध के किसी सरदार या बड़े से शादी नहीं करनी, तो उसकी परसेप्शन अच्छी नहीं है, यही जी है ना? सर। अब एक बंदी कहती है मैंने इंटीरियर सिंध के सरदार से शादी नहीं करनी, सही है, मैंने ये सुना हुआ, परसेप्शन की बेस पे कह रही है उसकी, ये हेलो इफेक्ट हो गया। ओवर जनरलाइजेशन बोलो क्या होगा, उसकी खानदान की 2-3 बंदियों ने वहां पे शादी की थी, उन 2 शादियों का रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, वो उन 2-3 केसेस के बेस पे कह दे कि तमाम वडेरे ऐसे होते हैं। ये दोनों में फर्क समझ में आया आपको? एक्सपीरियंस पे है और ये उसकी रेपुटेशन या स्टेटस पे है। ओवर जनरलाइजेशन के बाद आपके डेटा होता है लेकिन कम डेटा अवेलेबल होता है। हेलो इफेक्ट में जरूरी आपका डेटा अवेलेबल हो। अब पेरिस कैसा कंट्री है? तो खूबसूरत कंट्री है। कौन कौन से शहर देखे आपने? कोई भी नहीं। अब आगे चलते हैं हम। आप पेरिस की एक गली में गए और गली आपको अच्छी लगी, आपने फतवा दे दिया पूरा पेरिस बहुत खूबसूरत है।
आप इंडिया में गए, ठीक। इंडिया की एक बस्ती में चले गए, आपने कहा पूरा इंडिया बहुत गंदा है, ये ओवर जनरलाइजेशन है। एक बस्ती की बेस पे आपने पूरे इंडिया को कैसे जनरलाइज कर दिया? एक गली की बेस पे अपने पूरे पेरिस को कैसे जनरलाइज कर दिया? ये बात समझ में आ गई? जी सर। क्लियर हो गया? जी अब जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, पहले माइक पे कौन था? माइक पे कौन था? नईम था सर। नईम था सर। ये कंसेप्ट था, समझ में आ गया? यस सर। मैंने आपसे कहा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप फैसला इस बात पे कर सकते हैं उस बंदे की रेपुटेशन की आपकी नजर में। आपको एक धीमी एग्जाम्पल से समझा दूं। जी सर बिल्कुल। मेराज वाला किस्सा सुना आपने? जी सर बिल्कुल सुना है। हजरत अबू बकर का नाम भी सुना होगा आपने? बिल्कुल सर। जब हजरत अबू बकर के पास कुरैश मक्का आए, उन्होंने उनसे पहला सवाल पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा मक्का से पहले मस्जिद जाए, फिर मेराज पे जाए, फिर सारा कुछ घूम फिर के उसी रात को वापस आ जाए? उन्होंने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है बिल्कुल। उन्होंने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा सोच लो पॉसिबल है? उन्होंने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कुरैश ने सोचा, अबू जहल ने सोचा लोहा बहुत गर्म है और थोड़ी मार देनी चाहिए। उसने आप फिर से सोच लो। उन्होंने कहा मैंने कहा ना नहीं है पॉसिबल। उन्होंने कहा जिस नबी पे तुम ईमान लाए हो वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो हज़रत अबू बकर ने क्या कहा, सच में वो ऐसा कह रहे हैं? कहते हैं हाँ। कहते फिर पॉसिबल है। तो टेक्निकली वो देख क्या रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे थे कि मतलब बात क्या की जा रही है, वो ये देखते हैं बात करने वाला कौन है। हमारे यहाँ सोसाइटी में हजरत अली के नाम पे इतना गलत कौल मशहूर हो गया है, क्या बात की जा रही है ये देखो, कौन कह रहा है ये मत देखो। हत्ता कि हमारे दीन का मॉडल एग्जैक्ट उल्टा है। हमारे दीन में देखा ही ये जाता है कह कौन रहा है। जब आप कुरान पढ़ते तो आपने देखा है चांद के दो टुकड़े हो गए। हजरत मूसा का किस्सा सुना आपने? पानी आधा यहाँ खड़ा हो गया, आधा वहां खड़ा हो गया। हजरत ईसा बिना फादर के पैदा हो गए। ये तमाम बातें अक्ल में नहीं आती, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह कह रहे हैं ना, ठीक ही होगा। हम देखते हैं कहने वाला कौन है। अल्लाह कह रहे हैं चांद के दो टुकड़े हुए होंगे। अल्लाह कह रहा है हजरत ईसा को बिना फादर के पैदा किया होगा। अल्लाह ने कहा है कि हजरत मूसा के लिए आधा पानी यहाँ आधा पानी किया होगा। इस तरह जब नबी कोई बात करते हैं तो हम कहते थे सही है। तो हमारा तो पूरा दिन टिका हुआ इस बात के ऊपर है कहने वाला कौन है। इसी तरह उलमा कहते हैं जब अपने दीन सीखने जाना है तो पहले आप सामने वाले को देखो पढ़ाने वाला कौन है। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लंडर मार देते हैं, वो ये देखते नहीं है। और फिर मॉडर्न लोगों के अच्छे चल जाते हैं, वो फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। फिर वो करते क्या है, कैसे कैसे फलसफे लाते हैं, कैसे कैसे लॉजिक लाते हैं, लोगों को तबाह करते हैं। तो समरी ये रेपुटेशन देखी जा रही होती है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अच्छी भी है। कॉमन एग्जांपल हमारी साहसित्ता भी है सर। साहसित्ता भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो मशहूर वो है ना, बहुत सारी है। बुखारी, मुस्लिम, माजा, सुनन, नसाई, इब्ने वो क्या हो गया, तिरमिज़ी, ठीक है, और दाऊद, ये सही 6 किताबें मशहूर है। उसके अलावा काफी सारी है। लेकिन समझाने वाली बात ये परसेप्शन की बेस पे फैसले किए जा रहे होते हैं, ठीक है, डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान कल को आके केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात कह देंगे तो लोग मानेंगे। शेफ जाकिर कुकिंग से रिलेटेड कोई बात कहेगा तो लोग मानेंगे। बात समझे? परसेप्शन देखी जा रही है, क्या कौन है। बिल्कुल सर ऐसी है। क्लियर हो गया? यस सर। चलें आगे। यस सर। एंड नंबर नेक्स्ट एक और टॉपिक था, लेकिन छोड़े, फिर मैं डिस्कस करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। चलिए मैं 2 मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको समझा दूं। अगर मैं किसी की बात ना मानूं तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे? सर पहले मुझे उसके फैक्ट्स पता हो कि ऐसा क्यों। ना 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 ना, मैं उसकी परसेप्शन खराब करूंगा। मुझे पता है कि जब परसेप्शन खराब होगी तो कोई इसकी बात नहीं मानेगा। आप नोट करिएगा, ये कानून है बेसिक। बात मानने के लिए जरूरी है कि जो बात कह रहा है उसकी इमेज आपके माइंड में अच्छी हो। अगर आपको लगता है डॉक्टर 2 नंबर है, डॉक्टर फजूल है, डॉक्टर कुछ आता जाता नहीं, आप उसकी बात मानेंगे? नो सर। आप डॉक्टर की बात कब मानते हैं? जब हमें पता होता है इसकी रेपुटेशन अच्छी है कि ये सही डॉक्टर अच्छा है। तो आपको पता है पिछले 10 साल से क्या कितना चला हुआ? आपको क्या लगता है ये हर प्रोग्राम आलिम पे, हर पोस्ट मौलवी पे, हर पोस्ट मुफ्तियों पे क्यों बन रहा है? क्योंकि एक दफा अवाम का ट्रस्ट खत्म हो गया, फिर दीन कहाँ से सीखेंगे? मर जाएंगे। तो हमारी अवाम इतनी मासूम है, बिना देखे शेयर 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 किए जा रही है।
ये पिछले 10 साल से जो ड्रामा चला हुआ है, पूरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले लोग दीनदार नहीं भी होते थे, एटलीस्ट इज्जत करते थे, पर पिछले 10 साल से जो ड्रामा चल रहा है, इनफैक्ट दीनदार घरों में भी कोई ऐसी महफिल नहीं है, कोई ऐसी मीटिंग में जिसमें उलमा को गालियां न दी जा रही हो। और उसमें सिंपल लॉजिक ये है, परसेप्शन खराब करो, क्योंकि अगर परसेप्शन खराब हो जाएगी तो इनकी बात पे यकीन नहीं रहेगा। कल को कोई हदीस सुनाएगा, नहीं मानेंगे, कुरान सुनाएंगे, नहीं मानेंगे, दीन ही खत्म करेंगे। क्योंकि एक दफा आपकी परसेप्शन खराब कर दी, ट्रस्ट नहीं रहा, तो फिर बात भी नहीं मानी जाएगी। तो आप बिल्कुल सोचें, सर। हमारे कितने सारे मासूम, और मासूम का वर्ड तो अच्छा है, बेवकूफ लोग इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट उनकी मदद कर रहे हैं, शेयरिंग करके, उनकी बात में हाँ मिला के। तो ये बहुत मेजर कंसेप्ट है कि आपका परसेप्शन उसके बारे में क्या है, क्योंकि परसेप्शन खराब हो गया फिर आप बात नहीं मानेंगे। लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? फॉल्स कंसेंसस। अच्छा, ये अब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्चर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता किन चीजों में, जो वो खुद सोचता है और जो लोग सोचते हैं। मतलब दूसरी जबान में ये समझ लें कि उसे ये लग रहा होता है कि जो वो सोच रहा है उस बारे में, बाकी लोग भी उस बारे में वही सोच रहे होंगे। ये बात समझ रहे हैं? यस कि सर। मतलब जैसा उसे लगता है ना, बाकी सबको भी उस बारे में वैसा ही लग रहा है। वही सोच है, बिल्कुल सही है। तो फॉल्स कंसेंसस समझ में आ गया। पहला वर्ड यस सर। फॉल्स, इसको हटा दें, पीछे क्या बचता है? कंसेंसस। उसका मतलब क्या होता है? मतलब दोनों के जो है वो मुत्तफिकी, सब एक मुत्तफिक बात होना। पे मुत्तफिक हो जाएं। तो शुरू यस में सर। फॉल्स लगाने का क्या मतलब है? उसको गैर लगता है, तो मुत्तफिक। उसको लगता है कि तमाम लोगों का यही मानना है जो इस बारे में मेरा मानना है। बिल्कुल सर। सही है। तो हमने जब शुरू में डेटा एनालिसिस चीजें पढ़ी थी, जब डेटा की बेस पे बंदा फैसले नहीं कर रहा होगा और बिना इसके फैसले कर रहा होगा, तो जो उसको लग रहा होगा, उसको लगेगा पूरी दुनिया को, पूरी कंपनी को यही लगता है, यही स्टेप लेना चाहिए, यही करना चाहिए। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक ये कॉमन है, नहीं है? सर। है सर, एक चीज इसमें पूछनी थी जी। कि जो मतलब लोगों को परसेप्शन होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, वो इसी में ही आ जाएगा? नहीं, अच्छा। इसका कंसेप्ट ये है, जो मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ डेटा की बेस पे, सामने वाला भी इसी पे पहुंचा होगा। ठीक। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने एक केस स्टडी पढ़ी और मैंने उसका सोल्यूशन निकाला, तो मेरे माइंड में आएगा बाकी सब ने भी यही सोल्यूशन निकाला होगा। ठीक सर, ये समझ बात गया समझ, ये दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, जिसके साथ मसला होता है वो अक्सर लोग आपको कहते हो हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। आपने ये लाइन सुनी कभी? जी सर, बिल्कुल वो सुनी यही है। वाले लोग होते हैं, वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। आपको इस तरह के बहुत से लोग मिलेंगे, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी सोच ऐसे कैसे हो सकती है। बात समझ रहे हो? ठीक सर, बिल्कुल। तो इसकी रियल लाइफ की 5-6 एग्जांपल दूं मैं आपको, या फिर जाने जी दूं? सर, बिल्कुल, उससे क्लियर हो जाएगा सर। क्वेश्चन पूछें, कोई क्वेश्चन पूछो, उसके बाद देता हूँ। हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? हेलो? यस सर। सर चैट पे आई थिंक। नहीं, अभी ऑडियो पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। आई थिंक क्लियर हो गया सर, किसी का भी कोई हैंड रेज नहीं है। अच्छा, इन्होंने सैयद अब्दुल समद साहब ने क्वेश्चन पूछा है। देखें, अब्दुल समद साहब, जरूरी नहीं है परसेप्शन और रेपुटेशन किसी न किसी एक्सपीरियंस की बेस पे हुआ। जैसे मैंने पेरिस वाली एग्जांपल दी थी ना, पेरिस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। देखें, नॉलेज गेन करने का एक सिर्फ एक्सपीरियंस मेथड नहीं होता। ये अब्दुल समद साहब माइक पे आए, इन्हें मैं क्लियर करूँ, माइक पे ब्लॉक है। जी सर। देखिए, नॉलेज गेन करने की सोच सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होती। मिसाल के तौर पे, आपने आग में हाथ डाला, हाथ जलेगा? जी सर। आपने एक्सपीरियंस करके ये बात सीखी ना? हाँ बिल्कुल। दूसरे आदमी ने बुक में पढ़ के ये बात सीख ली थी, दोनों के पास इंफॉर्मेशन तो आ गई ना। तीसरे आदमी ने देख के ये बात सीख ली थी। सर हेलो, मैं कह रहा हूँ आपने सर, आपकी आवाज कट रही थी, आप थोड़ा वापस रिपीट कर देंगे? मैं ये कहता, आपने आग में हाथ डाला, आपका हाथ जल गया, आपने एक्सपीरियंस करके ये बात सीखी। दूसरे शख्स ने यही बात किताब पढ़ के सीख ली थी। तीसरे शख्स ने यही बात किसी को देख के सीख ली थी। इंफॉर्मेशन परसेप्शन की सोच सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होती। ये बात समझ रहे हैं? जी जी। तो जरूरी
एक्सपीरियंस एक सोर्स है, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल सोर्सेज और है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, बारिश होगी तो सीवी पे रश होगा। आप कभी सीवी पे गए हैं बारिश में? हाँ, तो आपको एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी को एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उसने न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन हासिल की हो। बात समझ रहे हैं? हो सकता है किसी को एक्सपीरियंस ना हो, उसने टीवी से ही इंफॉर्मेशन हासिल की हो। ये लॉजिक समझ में आ रही है? सही सर, आप मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, तो जो आपकी परसेप्शन आपने बात करा, परसेप्शन रेपुटेशन बिल्ड ऑन सम एक्सपीरियंस, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं कि आपकी किसी चीज की परसेप्शन बनी है, किसी चीज की रेपुटेशन और किसी के एक्सपीरियंस की बेस पे जरूरी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? न्यूज की बेस पे बन सक जी। मैं कह रहा था, मैंने ये हेलो इफेक्ट और जनरलाइजेशन, उसमें ओवर जनरलाइजेशन के ऊपर पूछा था, आप बता रहे थे ना कि मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ कि देखिए, नॉर्मली लोगों के माइंड में होता है कि अगर मेरी किसी बेस पे परसेप्शन बनी तो जाहिर बात है किसी न किसी एक्सपीरियंस की बेस पे बनी होगी। उस एक्सपीरियंस को मैं ओवर जनरलाइज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो ओवर जनरल, ये अलग बात है, हेलो इफेक्ट अलग बात है। जरूरी नहीं कि आपकी परसेप्शन एक्सपीरियंस के बाद बनी हो, ये बात समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपने एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आपने एक्सपीरियंस किया और आपने परसेप्शन बना ली खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने खाना खाया ही नहीं है, मैंने फेसबुक का पेज देख के ये परसेप्शन बना लिया कि अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त की बात सुन के परसेप्शन बना लिया कि अच्छा नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैंने उसकी लोकेशन देख के डिसाइड कर लिया परसेप्शन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मैंने उसकी प्राइस देख के इतने कम पैसों में बेच रहे तो मतलब खाना अच्छा नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस किया हो तो फिर परसेप्शन बने। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। माइक पे कौन थे? नहीं था सर। कहाँ पे थे हम लोग भाई? सर हम फॉल्स कंसेंसस की बात कर रहे थे। हो गया ना? जी सर, हो गया था बिल्कुल। किसी का क्वेश्चन है पूछे, मैं ऐड करूँगी। सर आप एग्जाम्पल दे रहे थे, आपने कहा था कि कोई क्वेश्चन है तो एड्रेस कर लें, उसके बाद आप जो है ना एग्जाम्पल दे रहे थे सर फॉल्स कंसेंसस की थोड़ी सी। अच्छा, रियल लाइफ की जो सोसाइटी से रिलेटेड दे दूं? जैसे मैंने आपसे चलो पहले कंपनी से रिलेटेड काम, जैसे कंपनी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि एक आदमी होता है, उसकी एक सोच होती है, कंक्लूजन में पहुंचता है, तो वो चाहता है कि बाकी सब भी इस डेटा पे इसी कंक्लूजन में पहुंचे हैं। अगर वो उस कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो आगे से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी बेस पे मैंने आपसे कहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम इतने कंजर्वेटिव कैसे हो सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, सेम डेटा है, सेम चीजें, लोग डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आपको मिसाल देता हूँ। नहीं तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है क्लास के अंदर? सर हसन कैसर। अब माने हसन का जिक्र करें, हसन आ गया तो मैंने कहा इसकी जिंदगी बहुत लंबी है। आपने कहा शैतान का नाम है शैतान हाजिर, सेम काम हुआ लेकिन दो अलग अलग रिजल्ट बने। जी सर। अब जिक्र करने पे मैंने जिंदगी लंबी कर दी, आपने जिक्र करने पे शैतान बना दिया, ठीक है। अब माने कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? हसन कैसर। हसन कैसे? अब हसन कैसे में कोई लिहाज नहीं था, सारी बातें मुंह पे कह देता था। तो मैंने कहा हसन कैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत खरा आदमी है, जो बात दिल में होती वही बोल देता है। आपने कहा यार बहुत बेलिहाज है, बड़ों छोटों को लिहाज ही नहीं है, बदतमीज आदमी है, मुंह फट है, जो है मुंह पे बोल देता है। तो बात तो एक ही थी पर दोनों ने अलग अलग कंक्लूजन बनाया। जी सर। अब हसन कैसे के पास किसी ने कोई काम बोला, हसन कैसे ने बड़े प्यार और मोहब्बत से मना कर दिया। मैंने कहा बहुत डिप्लोमेटिक आदमी है, बहुत तरीके से बात करना आती है, उसने मना भी कर दिया, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। आपने कहा कितना मुनाफिक इंसान है, मीठी छुरी है, हंसता रहता है, काम नहीं करता। तो सेम बात है पर अलग अलग रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं आप लोग। जी सर। ये बात समझ रहे हैं? तो समीर, हसन कैसे कितना खुश हो रहा है। तो समीर देखिए, ये रियल लाइफ में आपको हजार केस मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे जिसे मैं बेशर्म कह रहा हूँ उसको आप मॉडर्न होना कह सकते हैं। बिल्कुल सर, कह सकते हैं। होता है जिसको मैं हाँ, जिसको मैं कहूँ ये बेशर्म है, बेहया है, आप कहें कितना मॉडर्न है, कितना कॉन्फिडेंट है। अब रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि मैं एक जगह गया मॉल में, तो कुछ चेंज करवाना था, मेरी अम्मा मेरे लिए कुछ लेके आई थी, तो वो साइज का कोई प्रॉब्लम था तो मुझे चेंज करवाने जाना पड़ा। तो वहां पे अचानक हुआ ये, एक आदमी ने नाचना शुरू कर दिया, ठीक है। और 24-25 साल का लड़का था, लेकिन वो कुछ डांस होते हैं स्पेसिफिक लड़कियों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो लड़कियों वाला डांस उसने शुरू कर दिया और पीछे म्यूजिक भी, जो गाना था वो भी कोई लड़की का ही था, पता नहीं कौन सा था लेकिन लड़की था। आई थिंक दिलबर सॉन्ग था, अल्लाह जाने, हाँ दिलबर सॉन्ग था, ठीक है।
उसने नाचना शुरू कर दिया और आई थिंक बेली डांस क्या शुरू कर दिया। था लड़का, लोगों ने क्या शुरू किया, लोगों ने क्लैप करना शुरू किया, मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू की, और हर बंदा उसे, आप समझ गए होंगे क्या चल रहा होगा वहां पे। जी सर। अब वहां पे खड़े हुए बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा कि भाई कितना कॉन्फिडेंट है, कितना बोल्ड है, कितना ये है, तो बाकी लोगों ने क्या कहा होगा, सर बेशर्म है, बेया है। हाँ। अब उल्टा कर लें, अब जो कॉन्फिडेंट कह रहे हैं, जो बे है, जो कह रहे हैं कितना कॉन्फिडेंट है, कितना ये है, और दूसरे ग्रुप बी ने क्या कहा, कितना बेया है, बेशर्म है सर। ए वाला तारीफ कर रहा है, बी वाला बुराई कर रहा है। अब आगे सुने, माने नमाज का टाइम हो गया और बीच में जानमाज लेके कोई बैठ जाता, तो बी वाला कहता कितना अल्लाह वाला बंदा है, मॉल में भी, ऐसे माहौल में भी नमाज पढ़ना नहीं छोड़ रहा। ए वाला क्या कहेगा, देखो बीच रास्ते में जानमाज डाल दिया, भाई इतने नमाजी तो मस्जिद जाओ, यहाँ पे क्यों बीच में डाल दिया। अब ए वाले ने डांसर को नहीं कहा था कि बीच में नाचना क्यों शुरू हो गए हो, ठीक है, वो तो रोड पे भी नाचना शुरू हो जाए, मोबाइल निकाल के एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, मूवी बनाना शुरू कर देते हैं। तो समझी ये है, अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंच रहे दोनों, सेम चीज है, सेम डेटा है, लेकिन वो किसी और पे पहुंच रहे हैं, वो किसी और पे पहुंच रहे हैं, पॉसिबल है। तो इसमें रिसर्चर को ये लगता है कि भाई जिस कंक्लूजन में मैं पहुंचू ना, बाकी सारे भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचे, इसी पे पहुंचे, तो अगर नहीं पहुंचते ना तो फिर वो कहता है कि मतलब ये क्या बात होगी, ये कैसे मामला सेट हो गया है। देखिए कुरान की ब्यूटी क्या है, कुरान ने यही बात एक्सप्लेन की है। कुरान नबी से क्या फरमाते हैं कि भाई मोमिन की सोच ऐसी है, मुनाफिकों की सोच ऐसी है, उनका तर्ज अमल ऐसा है, उनका तर्ज अमल ऐसा है। तो ये बात एक्सप्लेन की गई है कि सेम चीज के दो अलग अलग कंक्लूजन बनाए जा रहे हैं। सूरत बकरा में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जब हिजरत की जा रही थी, हिजरत की गई थी, तो महाजी ने सब कुछ छोड़ दिया था साहबा ने, तो अल्लाह ने क्या कितना खूबसूरत सौदा किया उन्होंने, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और दूसरे लोग क्या कह रहे थे, बेवकूफ लोग, वो अल्लाह ताला ने उनकी आयत डाली है सूरत बकरा के अंदर कि ये तुमसे कहते हैं कि हम वैसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाते हैं। बीवी कौन छोड़ के आता है, बच्चे कौन छोड़ के आता है, माल कौन छोड़ के आता है। तो सेम चीज है, लेकिन दो अलग अलग कंक्लूजन बन रहे हैं। एक आदमी बेवकूफ होने का फतवा लगा रहा है कि भाई फाइनेंस का कंप्रोमाइज कौन करता है, जान का कंप्रोमाइज कौन करता है। आज के जमाने में भी देख लें, अगर एक आदमी कुछ करेगा तो एक आदमी का कितना बेवकूफ है, पूरी दुनिया से कट गया है, ये तो जहालत है। पैसों का लॉस कौन करवाता है, दूसरा आदमी कहेगा सुभान अल्लाह कितना बड़ा आदमी है। पॉसिबल है ये चीजें, समझ में आ गया आपको? होता है। बिल्कुल सर, ठीक है, कोई क्वेश्चन है या मैं टॉपिक को एंड करूं? सर एंड कर लेते हैं सर, पहले वेट कर लेता हूं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं। तो कितने रीजन पढ़े हमने? सर हमने 5 रीजंस पढ़े सर। कि डिसीजन लेते हुए क्या गलती हो सकती है? ओवर जनरलाइजेशन हो सकती है, कर सकते हैं, और सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और हम क्या करेंगे? प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है, और हेलो इफेक्ट हो सकता है, और या फॉल्स कंसेंसस हो सकता है। हमारा कंप्लीट हो गया डिसीजन। अब आपने ये प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ लिया था ना? यस सर। और हमने इसकी अप्रोचेस भी पढ़ ली थी। ठीक सर है, ये भी पढ़ ली थी, बिल्कुल। अच्छा, प्रॉब्लम जानते क्या है, इस अप्रोचेस के अलावा और बहुत सारे ऑप्शन और होते हैं जो आपकी बुक में बोले। जी सर, मेंशन होंगे सर? नहीं मेंशन, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किए नहीं, ठीक है। तो अच्छा, ये जो 5 चीजें है ना, ये भी आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये होता है, जब ये 5 चीजें बुक में नहीं है तो फिर मैंने आपको करवाई क्यों? जल्दी से आंसर दें सर। ये जानना जरूरी होगा, अगले टॉपिक की बेस होगा। जी, हमने जो आगे मॉडल पढ़ना है ना, उसमें बातें होगी। जब हम रिग्रेशन पे जाएंगे तो आप सैंपल से मेरे को सैंपल की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करें, तो फिर मुझे आपसे कहना पता है यहाँ पे ओवर जनरलाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे पी में जो क्लोजर का प्रॉब्लम हो गया है, फिर आप मुझे तंग करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो जो जो टर्मिनोलॉजीज मुझे आगे यूज करनी थी ना, तो मैंने सोचा यहीं पे बता दूं ताकि फिर मुझे आगे कंफ्यूजन ना हो। तो जब हम आगे मॉडल्स पढ़ेंगे ना, तो उस मॉडल्स में बातें लिखी होती है कि ये इसमें प्रॉब्लम पैदा करेगा, ये इस इफेक्ट को खत्म करेगा, ये इस इफेक्ट को खत्म करेगा, तो हमें पता होने चाहिए थे। लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। इस तरह जब भी मुझे फील होगा कोई ऐसा वर्ड है जो आगे यूज होने वाला है, तो मैं इंशाल्लाह से बुक में नहीं भी होगा तो उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है? आई गेस नॉट सर। चलें, एक दफा मैं फिर से कंफर्म कर लूं। हाँ चलें, क्लास एंड करूं, आई मीन सेशन एंड करूं?